बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। आप क्वेश्चन के सामने लिखे गए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे बल्कि आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इन्हीं से शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि डिस्पर्शन क्या होती है। ठीक है, और डिस्पर्शन हम क्यों मेजर करते हैं, किसी भी डाटा की डिस्पर्शन को मेजर करना क्यों जरूरी है। हर एक चीज का एक मकसद होता है ना, तो इसको मेजर करने के पीछे क्या मकसद है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं, कितने हमारे पास तरीके हैं। वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक हम यहाँ पर 3 तरीकों को डिस्कस करेंगे: रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक को हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जो कि इंटरक्वार्टाइल रेंज है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक वाले ने उसको ऐड नहीं किया तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में कि ये क्या है और किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आ जाओ डिस्पर्शन के ऊपर। ठीक है, आपने सिर्फ तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह ये जो डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट है वो मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डिस्पर्शन लफ्ज का मतलब होता है मेरे बच्चों फैलाव। आपको कोई भी एक डाटा सेट दिया गया है, उस डाटा सेट के अंदर जो तमाम वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कितना दूर हैं। ठीक है, ये उसकी डिस्पर्शन होती है, या कितना वो एक दूसरे से क्लोज हैं। अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो कम डिस्पर्शन होगी, अगर वो बहुत ज्यादा दूर हैं तो ज्यादा डिस्पर्शन होगी। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, मैं आपको इस चीज को समझाता हूं एक एग्जांपल से। अब ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 10, 9, 8, 10, 7 और ये 10। ठीक है, इनकी एवरेज बताई गई है 9, या मीन इसका 9 है। इसके अलावा एक और डाटा सेट है 1, 15, 25, 3, 6 और 4। इसकी भी एवरेज जो है वो आपके पास 9 है। अब एक ये डाटा है और दूसरा ये डाटा है। ठीक है, एवरेज दोनों की 9 है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस डाटा के अंदर जो फैलाव है वो बहुत कम है, इस डाटा के अंदर फैलाव बहुत ज्यादा है। इसकी कम से कम वैल्यू 7 है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बेटा इसकी 10 है। यानी सारा डाटा जो है वो 7 से लेकर 10 के दरमियान सिमटा हुआ है। तो इसके अंदर जो डिस्पर्शन है वो बहुत कम है। ये होती है डिस्पर्शन डाटा की। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इस दूसरे डाटा सेट की, तो यहां पर देखें ये आपके पास मिनिमम वैल्यू है 1 और ये मैक्सिमम वैल्यू 25। मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान गैप काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि इन वैल्यूज के अंदर जो फैलाव है वो काफी ज्यादा है, यहां पर डिस्पर्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। एक सबसे आसान तरीन जो बेसिक कांसेप्ट है डिस्पर्शन का, वो इस तरह से हमें यहां से क्लियर हो जाता है कि डिस्पर्शन दरअसल है क्या, डाटा का फैलाव है। ठीक है, the extent to which numerical data points in a data set are scattered or spreaded। किस हद तक एक डाटा के अंदर पाए जाने वाले जो पॉइंट हैं वो स्प्रेडेड हैं, वो फैले हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक और तरीका है। दूसरा तरीका ये, हम इसको यूं भी मेजर करते हैं कि एक डाटा सेट के अंदर जो एक आपकी एवरेज वैल्यू है ना, आपकी डाटा सेट की बाकी तमाम वैल्यू इस एवरेज वैल्यू से कितना फासले पर हैं, ये कितना दूर हैं, कितना मुख्तलिफ है, इसको भी हम डिस्पर्शन कहते हैं। 2 तरीकों से देखते हैं, एक तो मिनिमम मैक्सिमम देख ली जाती है, और एक आपकी बाकी सेट की जो वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितना मुख्तलिफ है, ये भी डाटा के स्प्रेड को ही शो करती है। तो 2 तरीकों से आप इस डाटा के स्प्रेड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां मेंशन किया है इट मेजर्स क्वांटिफाई, इट्स मेजरमेंट क्वांटिफाई, यानी इसकी अगर मेजरमेंट की बात करें, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, इट क्वांटिफाई हाउ मच डाटा पॉइंट्स आर स्प्रेडेड अराउंड द मीन वैल्यू। तो कितने आपके जो बाकी वैल्यूज है इस डाटा सेट की वो मीन वैल्यू से मुख्तलिफ हैं, ये चीज भी इस चीज को क्वांटिफाई करती है, यानी इसको मेजर करती है कि इसके अंदर कितना स्प्रेड पाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात मेरे बच्चों ये है कि मैंने आपसे कहा कि हर एक चीज का एक मकसद होता है, तो इसको क्यों मेजर किया जाता है, इसके मेजर करने के पीछे क्या मकसद है। मेरे बच्चों, इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो खाली एक मीन वैल्यू है ना, वो डाटा सेट के बाकी तमाम लोगों के बारे में या बाकी तमाम पॉइंट्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं देता। ठीक है, उसके लिए आपको डिस्पर्शन का पता होना बहुत जरूरी है। बात समझ आ रही है। मैंने आपसे कहा कि आप, अगर आपके पास कोई भी एक डाटा सेट है, लाइक आपके क्लास के बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, अब उन सबके
जो टेस्ट स्कोर है आप किसी को अगर बताना चाहते हो तो आप कैसे बताओगे? क्या आप हर एक स्टूडेंट के इंडिविजुअल मार्क्स बताओगे कि इसके इतने हैं, फलां के इतने हैं, फलां के इतने हैं? हरगिज नहीं। आप क्या करोगे? एक एवरेज वैल्यू बता दोगे। लेकिन एवरेज वैल्यू आपकी क्लास की ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में नहीं बताती कि बाकी बच्चे जो हैं वो कैसे हैं। एवरेज स्कोर तो पता लग गया, लेकिन ओवरऑल बच्चे कैसे हैं, क्या सारे डल हैं, या चंद बहुत अच्छे हैं, या चंद बहुत कमजोर हैं, या सारे मीडियोकर हैं, सारे एवरेज हैं, इसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती। तो उसके लिए फिर आपको डाटा का स्प्रेड जो है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, अगर मैं क्लास के बच्चों के स्कोर की ही बात कर लेता हूं तो ये एक क्लास है जिसमें 6 बच्चों का स्कोर है, 10, 9, 8, 10, 7, और फर्ज कर लें ये 25 नंबर का एक टेस्ट था और इसमें 8 नंबर वाले बच्चे को हम पास कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो मीन आई है, यानी सबके जो एवरेज आई है वो 9 आई है। अब इसके मुताबिक जितने भी बच्चे हैं 1 to all सब के सब बच्चे पास हैं। किसी का बहुत अच्छा स्कोर नहीं है लेकिन फेल कोई भी नहीं है, सारे के सारे बच्चे पास हैं। ठीक है, अगर हम उसी तरह से एक और क्लास का जायजा लें, उसमें 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों ने वही 25 नंबर का टेस्ट दिया, उसमें से एक बच्चा जिसका सिर्फ 1 नंबर है, एक बच्चा जिसके सिर्फ 3 नंबर है, एक के सिर्फ 4 है, एक के सिर्फ 6 है, यानी ये और ये सब तो फेल है इस टेस्ट के अंदर। सिर्फ 2 बच्चे पास हुए, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है, 25 और 15। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें स्प्रेड का ना बताया जाता तो हमें तो पता ही नहीं चलना था, हमने तो ये समझा था भाई सारे बच्चे जो हैं तकरीबन पास होंगे इसके अंदर। लेकिन जब हमने इसका स्प्रेड को ऑब्जर्व किया, यानी डाटा की जो डिस्पर्शन है या उसमें स्प्रेड है उसको देखने से पता चल जाएगा कि सिर्फ एवरेज काफी नहीं है। जब तक आपको स्प्रेड नहीं बताई जाएगी ना, आपको नहीं पता चल सकता कि ये क्लास कैसी है। अब ये स्प्रेड से पता लग गया इसमें स्प्रेड बहुत कम है और एवरेज 9 है। इसका मतलब है कि सारे बच्चे जो हैं वो एवरेज बच्चे हैं, यानी जितने पासिंग मार्क्स आपको चाहिए बस उसके आसपास सारे बच्चे लेके पास हो जाएंगे। लेकिन ये देखो, ये भी एक क्लास है, उसके अंदर भी एवरेज आपको 9 मिली है, मगर इसमें आपके पास 4 बच्चे ऐसे जिनका स्कोर बहुत ही पैथेटिक है, वो फेल है। सिर्फ 2 बच्चे जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर लिया उन्होंने। तो इस तरह से खाली एवरेज आपको क्लास की जो बाकी बच्चे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, वो आपको प्रोवाइड करेगा स्प्रेड, वो आपको प्रोवाइड करेगी डिस्पर्शन। तो इसमें लो डिस्पर्शन है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो आपके सारे बच्चे हैं वो आसपास ही होंगे एवरेज के। तो जब हाई डिस्पर्शन होती है इसका मतलब है कि सारे बच्चे जो हैं वो एवरेज के आसपास नहीं है, कुछ इससे बहुत नीचे भी होंगे, कुछ इससे बहुत ऊपर भी चले जाएंगे। ये मेरे बच्चों इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, इसी वजह से हम स्प्रेड को मेजर करते हैं। स्प्रेड अब वो क्या बताता है, या डिस्पर्शन अब वो क्या बताती है कि एक क्लास के अंदर जो आपको एवरेज बताई गई है, खाली उस एवरेज को लिए हमें काफी नहीं है, बाकी एलिमेंट्स के बारे में या बाकी जो डाटा है उसके बारे में जानने के लिए स्प्रेड जरूरी है। तो स्प्रेड आपको या डिस्पर्शन आपको बाकी पूरे जो एलिमेंट्स है, जो डाटा है, उसके बारे में भी मालूमात फराहम करती है। तो मैंने यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंस, डिस्पर्शन मीन्स कंसिस्टेंसी एंड रिस्क बाय शोइंग दैट डाटा वेरीज। अब डाटा में जो चेंज आ रहा है ना, मीन वैल्यू से कितना चेंज आ रहा है, उससे आपको 2 चीजें पता लगती हैं, एक कंसिस्टेंसी कितनी है और रिस्क कितना है। अब आपको मैं कंसिस्टेंसी तो बता सकता हूं, देखिए अगर डाटा स्प्रेड बहुत कम है इसका मतलब है कि जितने बच्चे हैं ना वो इस एवरेज वैल्यू के या आसपास ही इन सबके मार्क्स होंगे, कोई कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, लेकिन करीब करीब होंगे इसके। लो डिस्पर्शन यानी कंसिस्टेंसी पाई जाती है उसके अंदर। और रिस्क, अब देखो जब डिस्पर्शन हाई होती है ना तो वहां रिस्क होता है। जैसे मैंने बताया कि इस क्लास का क्लास टीचर बनने में कोई विलिंग नहीं होगा, इस क्लास का क्लास टीचर बनने में लोग बल्कि इसके लिए विलिंग होंगे, इसमें विलिंग नहीं होंगे, क्योंकि इसमें डिस्पर्शन बहुत हाई है। ये या तो आपको डुबो देंगे या फिर आपको बहुत ऊपर ले जाएंगे, तो यहां पर रिस्क है। ठीक है, इस क्लास को लेने में रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं, इसमें सारे बच्चे पास हो जाएंगे, पास होने वाले सभी हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे फेल होने वाले सिर्फ 1-2 बच्चे जो काम करते हैं, तो इसमें रिस्क ज्यादा है। जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें कोई भी एक ऐसा आपके पास एसेट है जो कि आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है, लेकिन रिस्क है उसके अंदर बहुत नीचे भी आ सकता है। अगर वो बहुत ऊपर ले जा सकता है, बहुत नीचे भी ला सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर रिस्क ज्यादा है। आप या तो आपको बहुत अमीर कर देगा या फिर आपको बिल्कुल ही नीचे ले आएगा। ठीक है, इसी तरह से उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो ज्यादा है। अब एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल देता हूं आपको। देखो, आप कहीं जाते हो, कहीं पे पानी वाली मतलब कोई भी स्विमिंग वगैरह करनी है, पानी वाली जगह पे जाते हो, कोई आपके पास तालाब है या कोई नहर है या कोई समंदर है, दरिया है, ठीक है, वहीं पे आप आसपास कहीं जा रहे हो नहाने के लिए, और वहां पे लिख के लगाया हुआ कि यहाँ पर जो एवरेज डेप्थ है ना वो 5 फीट है। अब आप देखोगे एवरेज 5 फीट है, ठीक है ना, तो एवरेज 5 फीट को देख के आप उसके अंदर कूद नहीं सकते, क्योंकि एवरेज का मतलब ये है कि भाई इसकी जो मतलब एक दरमियानी सी वैल्यू है वो हमारे पास 5 फीट है। आप ये देखोगे मेरी जो हाइट है वो तो 6.5 फीट है, मैं तो आसानी से इसमें से पास कर दूंगा। लेकिन पॉसिबल है कि कहीं पर हाइट उसकी डेप्थ ज्यादा भी हो, कहीं पर डेप्थ कम भी हो। अब जब तक वो बंदा आपको इसके अंदर जो डिस्पर्शन है डाटा में वो नहीं बताता ना, तब तक आपने कभी भी उसके अंदर नहीं जाना। ठीक है, अगर वो बंदा आपको ये कह दे कि इसकी एवरेज जो डेप्थ है ना मेरे बच्चों वो है आपके पास जी 5 फीट, लेकिन इसमें जो डाटा के अंदर स्प्रेड है ना वो बहुत ही कम है, यानी डिस्पर्शन बहुत लो है,
लो डिस्पर्शन है और एवरेज जो है ना वो इसकी यहां पर जो है वो 5 फीट है। तो आप समझ जाएंगे कि लो डिस्पर्शन का मतलब ये है कि अगर किसी और पॉइंट पे भी हम डेप्थ को चेक करेंगे तो वो इसी के आसपास होगी, कोई बहुत नीचे डेप्थ में नहीं जाएगी या बहुत ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, यानी बहुत ही करीब करीब वैल्यूज होंगी। लो डिस्पर्शन ये बताएगी, इसका मतलब है यहां रिस्क कम है, आप आसानी से जा सकते हो इसके अंदर। अगर उसने एवरेज 5 बताया तो हो सकता है कहीं पे 5.5 हो, कहीं पे 6 डेप्थ हो, कहीं पे 6.5 हो, पर इतनी होगी उसके आसपास। ये नहीं होगा कि 12-14 पे चली जाए, क्योंकि उसने पहले बता दिया कि डिस्पर्शन लो है, स्प्रेड कम है, इसलिए आप सेफ हैं, रिस्क कम है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि यहां पर इस रीजन में आपकी जो एवरेज डेप्थ है वो आपके पास आ रही है 5 फुट, लेकिन यहां स्प्रेड बहुत ज्यादा है, यानी कि यहां पे वेरिएशन काफी ज्यादा है। पॉसिबल है कि कोई पॉइंट ऐसा जहां पे सिर्फ 1 फीट की डेप्थ हो, और पॉसिबल है कोई पॉइंट ऐसा भी जहां 12 फुट की डेप्थ हो। भाई आप तो गए फिर वहां पर। इसलिए जब तक आपको एवरेज के साथ डाटा का स्प्रेड ना बताया जाए वहां रिस्क हो जाता है, वहां खतरा होता है। तो ये जो स्प्रेड है ना उससे पता लगता है कि यहां पर कितना रिस्क है और कितनी कंसिस्टेंसी है। अगर स्प्रेड कम है इसका मतलब कि जितनी भी वैल्यूज होंगी बाकी भी डेप्थ की वो इस एवरेज डेप्थ के आसपास करीब करीब होंगी। अगर एवरेज डेप्थ उसने 5 बताई है तो कहीं 4 होगी, कहीं 6 होगी, कहीं 5.5 होगी, कहीं फिर जो है वो 4.5 होगी, बस इसके आसपास होंगी। लेकिन अगर स्प्रेड ज्यादा है डेप्थ में और एवरेज 5 बताएगी तो पॉसिबल है कहीं पे 12 फुट भी गहराई हो, पॉसिबल है कहीं पे सिर्फ 1 फीट गहराई हो, क्योंकि डाटा में स्प्रेड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकती है, वहां बहुत हाई रिस्क है, कभी भी आपने स्विमिंग वहां पर नहीं करनी। तो ये मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रेड का मालूम होना। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके अब इसको मालूम करने के बेटा 3 तरीके, एक आपके पास रेंज आ जाती है, दूसरा वेरिएंस आ जाती है, तीसरा बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। एक और आप इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ चुके हैं मगर उसने यहां पे शामिल नहीं की, तो मैं भी उसको ऐड नहीं कर रही, जो आपकी बुक में बताया गया वही बताते हैं आपको, ठीक है। रेंज से आपको स्प्रेड का पता लगता है। रेंज कैसे मालूम करते हैं? मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों को माइनस करो, लो जी झट से आपके पास रेंज आ गई है। और रेंज से पता लगता है कि फैलाव कितना ज्यादा है। जैसे यहां देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है मेरे बच्चों आपके पास 7 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो रेंज बहुत कम है इसकी, ठीक है। रेंज इसकी 3 आ रही है। इसी तरह यहां पर देख लें आप तो इसकी रेंज जो है मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 25 है। अब इन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को माइनस कर लो ना जरा, तो 24 आएगा, यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा 24, तो इसकी रेंज 3 है, इसकी रेंज 24 है। इसमें स्प्रेड ज्यादा है, इसमें स्प्रेड कम है, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। आर से इसे डिनोट करते हैं XM माइनस X नॉट। XM मैक्सिमम वैल्यू है और X नॉट जो है मिनिमम वैल्यू डाटा के अंदर। अच्छा ये तो था अनग्रुप डाटा के लिए। अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो तो ग्रुप डाटा में जो सबसे पहली क्लास है लाइक 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, आखिरी क्लास में 90 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है, तो जो इसकी लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और अपर लिमिट है इसकी लास्ट क्लास की, इन दोनों को आप माइनस करते हो, यानी इन दोनों का फर्क आप निकालोगे, 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 जो है वो इसके अंदर आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है बेटा। ओके जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाए वेरिएंस के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह से आप इसको देख सकते हो, एक तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू को माइनस करके रेंज निकाल लो, ये भी स्प्रेड का पता देती है। दूसरा तरीका ये था कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू से बाकी वैल्यूज कितना मुख्तलिफ है, उसको बोलते हैं डेविएशन। यानी आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, उसमें एक वैल्यू एवरेज है, अब बाकी सेट की वैल्यूज इस एवरेज से कितना मुख्तलिफ है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। इनहराफ उर्दू में कहते हैं, या अलग होना, दूरी होना, इस मीन वैल्यू से कितना दूर है, कितना अलग थलग है, उसको हम बोलते हैं बेटा डेविएशन। ओके अब हम बात करें वेरिएंस की। अब वेरिएंस में क्या करते हैं? वेरिएंस इज द मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन, ठीक है ना। ये दरअसल क्या है? मीन कहते हैं एवरेज को। किसकी एवरेज? ऑफ डेविएशन। किससे डेविएशन? मीन वैल्यू से। यानी एक सेट की बाकी वैल्यूज मीन वैल्यू से कितना मुख्तलिफ हैं, कितना डिफरेंट हैं, कितना उनमें फर्क है, उसको डेविएशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई स्क्वेयर्ड डेविएशन, वाई मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन, व्हाट इज वेरिएंस? मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन, स्क्वेयर्ड डेविएशन का मीन। अब बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, भाई ये क्या है स्क्वेयर ऑफ मीन वैल्यू, स्क्वेयर ऑफ या मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन? मीन तो कहते हैं एवरेज को, स्क्वेयर डेविएशन मतलब है कि जो भी फर्क निकाला ना कि इस वैल्यू का मीन से इतना फासला है, वो आगे डेविएशन। वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्यों लिया भाई हमने? मैं आपको बताता हूं। देखो फर्ज कर लो हम यहां पर जो है ना कोई भी 2 वैल्यूज हैं, हम इधर से देख लेते हैं, कोई भी 2 वैल्यूज उसको हम निकाल रहे हैं जी। एक वैल्यू हम ले लेते हैं यहां पर क्या थी 9 जो है वो आपके पास मीन वैल्यू है, ठीक है। हम बाकी वैल्यूज का उससे फर्क निकालते हैं, सही है। अब एक 15 है और एक 25 है।
अब देखिए जी, मैं ऐसा करता हूं, 15 में से 9 को माइनस किया, 15 में से 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 6, 6 क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। फिर दूसरी वैल्यू मेरे पास जो है वो हमारे पास 25 है। चलो 3 ले लेते हैं, एक वैल्यू हम ले लेते हैं जी 3, तीसरी ये वाली वैल्यू, ठीक है, एक 15 ले ली, एक हमने 3 ले ली। अब 3 में से हम माइनस कर लेते हैं जी 9 को, तो ये मेरे पास बचेगा माइनस का 6, ठीक है। फर्ज कर लें ये दो वैल्यूज हैं। अब इस तरह कुछ वैल्यूज नेगेटिव आती है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आती हैं। अब ये भी डेविएशन है, ये भी डेविएशन है, क्योंकि एक वैल्यू मीन से कितना डिफरेंट है उसको डेविएशन कहते हैं। हमने लेना है मीन ऑफ डेविएशन। अगर हम मीन लेंगे और इन दोनों को जमा करेंगे, -6 होगा, कहीं पर +6 भी होगा, और उसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यूज रखी जाए, उन सबको जमा करके टोटल पे डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगी, वो आपस में कट जाएंगी। कटने के बाद तो हो सकता है कि डेविएशन उसमें आए ही ना, जबकि वैल्यूज मुख्तलिफ भी हैं, वैल्यूज मीन वैल्यू से मुख्तलिफ भी है, लेकिन इसके बावजूद डेविएशन आ ही ना। वजह क्या थी कि कुछ के आंसर नेगेटिव आ रहे थे, कुछ के आंसर पॉजिटिव आ रहे थे। अगर इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन को लाके हम जमा करके टोटल पे डिवाइड कर लेंगे तो फिर आपको मीन डेविएशन पॉसिबल है 0 मिले, लेकिन उसके अंदर डेविएशन मौजूद हो, उसके अंदर फर्क मौजूद हो, वैल्यूज मीन वैल्यू से फर्क भी हो, मुख्तलिफ भी हो, लेकिन इसके बावजूद मीन वैल्यू 0 आए। इस मसले के हल के लिए हमने सिर्फ मीन वैल्यूज मीन नहीं लिया इन डेविएशंस का, बल्कि इनके स्क्वायर लिए पहले, इनके स्क्वायर लेने के बाद फिर उनका मीन लिया, ताकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेने से भी वो पॉजिटिव बन जाए। तो मेरे बच्चों ये वजह है कि वेरिएंस होती है, दैट इज मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। डेविएशन का स्क्वायर लेना है, फिर उसका मीन लेना है, ताकि डेविएशन की पॉजिटिव वैल्यू डेविएशन की नेगेटिव वैल्यू से कट के खत्म ना हो जाए और आपको गलत आंसर ना मिले। समझ गए? दैट्स द रीजन हमने यहां पर कहा कि वेरिएंस इज द मीन, यानी एवरेज। किसकी एवरेज? स्क्वायर डेविएशन की, डेविएशन के स्क्वायर की एवरेज, डेविएशन के स्क्वायर की एवरेज, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस स्क्वायर से, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस बात को जरा समझ लो, इसमें करना क्या होता है, ये जो डिफरेंस है ना, ये एक्स आई जो है ना, एक्स आई मेरे बच्चों ये एक जनरल टर्म है जो इन तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 है, हमने उसको एक नाम दे दिया एक्स आई का, यानी इनमें से कोई भी एक वैल्यू को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स बार क्या है? एक्स बार मेरे बच्चों एक मीन है। तो अब यहां पर देखो एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी तमाम वैल्यू जो है वो इस मीन वैल्यू से कितना डिफरेंट है, उनको माइनस करके पता लगेगा ना। एक्स आई माइनस एक्स बार किया तो डेविएशन आ गई, किसी भी एक वैल्यू का फर्क मीन वैल्यू से। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, ये एक अकेली वैल्यू तो नहीं ना, डाटा सेट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, उन तमाम वैल्यूज का मीन से फर्क निकाला, ठीक है। फिर उसका हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद जो डेविएशन आई है उन सब के स्क्वायर का सम किया हमने, डिवाइडेड बाय टोटल तादाद। अब अगर तो आपके पास इस तरह से अनग्रुप डाटा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में हम फिर टोटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं तमाम क्लासेस की, तो उसमें आएगा सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जितने जितने एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं सबको जमा करेंगे, तो ये सम ऑफ f जो है ना, ये सिंपल वे में कहूं बेटा तो तमाम वैल्यूज का सम है एक तरह से, ठीक है। तो इसको हम n भी लिख सकते हैं, इसको सम ऑफ f भी लिखते हैं। तो ये टोटल तादाद है, ये तमाम वैल्यूज में डेविएशन उसका स्क्वायर लेके जमा करना है और नीचे उनकी टोटल की तादाद से हम डिवाइड करेंगे, तो मेरे बच्चों आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। और भी तरीका है मगर मैंने फिल वक्त आपको एक ही बताया था कि ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दरअसल यही चीज है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट एस से कट जाएगा, एस आ जाएगा। उसके बाद देख लो सेम टू सेम वही चीज है, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ठीक है। तो सेम टू सेम वही चीज है, बस यहाँ पे एस का स्क्वायर है, इधर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके उसको लिख देना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यही चीज है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, इसमें बेटा यही होता है कि आपकी जो कोई भी एक वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितना डिफरेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि इसमें स्क्वायर क्यों लिया गया? स्क्वायर इसलिए लिया गया क्योंकि हमने स्क्वायर अपनी वजह से लिया था कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से कट ना जाए, तो उसका फिर अपोजिट भी करना पड़ता है, दैट्स व्हाई हमने उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी ले लिया, ठीक है। तो इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं, या एसडी भी कहते हैं इसको, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आता है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं मेरे बच्चों चेंज को, द परसेंटेज रेशियो बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन डाटा इज कॉल्ड, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि कितने परसेंट आपकी जो वैल्यूज हैं वो मीन से दूर हैं, ये कितना अलग अलग हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको CV से हम डिनोट करते हैं, SD स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।
अब जितना भी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई है और जो एवरेज वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहां पर मेरे बच्चों आपके पास एक परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, कुछ जो रहती हैं वो हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिस्पर्शन? राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। बेटा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्पर्शन है क्या और डिस्पर्शन को मालूम करने के 3 तरीकों के नाम और उनके फार्मूले लिखें। तो ये सारी की सारी चीजें हम बेसिक कंसेप्ट के अंदर डिस्कस करके आए हैं, यहां पर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो बेटा सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है डिस्पर्शन की और बताना है कि डिस्पर्शन है क्या। मैंने आपको सिखाया था कि डिस्पर्शन कहते हैं एक डाटा सेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज एक दूसरे से कितना ज्यादा दूर दूर हैं, कितना ज्यादा फैली हुई हैं, उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। या दूसरा ये था कि एक डाटा सेट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज मीन वैल्यू से या एवरेज वैल्यू से कितना ज्यादा दूर हैं, ये कितना ज्यादा डिफरेंट है, उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो आप इसे यूं डिफाइन करेंगे, द एक्सटेंट टू विच डाटा पॉइंट्स इन अ डाटा सेट आर स्कैटर्ड आर स्प्रेडेड, कि एक डाटा सेट के अंदर पाई जाने वाली तमाम वैल्यूज एक दूसरे से कितना ज्यादा मुख्तलिफ हैं, कितना ज्यादा दूर दूर पाई जाती हैं, इसे उस डाटा सेट का डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आपने हेडिंग लगानी है एग्जाम्पल की और 3 एग्जाम्पल देनी है यहाँ पर, एक में हाई स्प्रेड, एक में लो स्प्रेड और एक में नो स्प्रेड को आपने शो करना है। ठीक है, हम एक कोई भी एक स्टूडेंट ले लेते हैं जी बिलाल, उसका कोई स्कोर है मैच में 5, 6, 4, 5, 5। फिर एक ले लेते हैं जी अली, उसका स्कोर है 1, 3, 5, 8, 8। फिर एक बचा है जी आरिफ, उसका स्कोर है 5, 5, 5, 5, 5। ठीक है, तो ये 5 स्कोर इन सबके लिए गए हैं। इसकी एवरेज लेंगे तो मिलेगी 5, इसकी एवरेज भी 5, इसकी एवरेज भी 5, सबकी एवरेज कितनी है? 5 है। ठीक है, तो अब एवरेज से तो हमें उसका स्प्रेड का पता नहीं चलता, हमने देखना है कि इसमें स्प्रेड कितना। तो मैंने आपको बताया कि स्प्रेड 2 तरह से देखा जा सकता है, या तो आप ये देखो कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इनमें कितना ज्यादा गैप है, या फिर कोई भी इनकी जो वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितना ज्यादा मुख्तलिफ है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें बेटा तो उसकी कम से कम वैल्यू है हमारे पास 4 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है 6। तो 4 से लेके 6 के दरमियान ये सारा स्कोर लाई करता है। इसको देखें तो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 8 है, यानी 1 से लेकर 8 के दरमियान इसकी वैल्यूज जो है वो लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसमें देखें 5 से शुरू होकर 5 पे खत्म होती है, यानी कि 5 से हटा ही नहीं है ना। ठीक है, तो इसके अंदर जो फैलाव है वो देख सकते हैं मेरे बच्चों, वो आपके पास कम है क्योंकि इसकी वैल्यू 4 से 6 के दरमियान है। ठीक है, 4 भी शामिल है, 6 भी शामिल है और इसके दरमियान वाली वैल्यू, और इसके अंदर 1 से लेकर 8, 1 भी शामिल, 8 भी शामिल है, इसके दरमियान कोई वैल्यू है। इनमें ज्यादा फैलाव है इसके मुकाबले में, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसके अंदर स्प्रेड जो है वो लो स्प्रेड है और इसके अंदर स्प्रेड जो है वो हाई है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो मीन है उससे ना ऊपर गई है ना नीचे गई है, तो ये मीन के ऊपर ही सिमटी हुई, तमाम की तमाम वैल्यूज मीन के बराबर ही है, तो उसमें हम कहेंगे कि इसमें कोई स्प्रेड है ही नहीं है। ठीक है ना, कोई स्प्रेड नहीं है इस डाटा का। सही है बेटा, ओके। तो याद रखिए मेरे बच्चों कि स्प्रेड दरअसल जो है वो डाटा का फैला हुआ। दूसरा तरीका ये था कि आपकी वो जो एवरेज वैल्यू है उस एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है। अब इसकी तमाम वैल्यूज एवरेज से थोड़ा सा डेविएट कर रही हैं, 5 से 4 पे गई है यानी 1 कम हुई है, और 5 से 6 पे गई यानी 1 ज्यादा हुई है, बस इतना ही फर्क आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 से 8 पे गई है 3 का इजाफा हुआ, और 5 से 1 पे ही 4 की कमी हुई है, तो इसके अंदर जो मीन वैल्यू से डेविएशन आ रही है वो ज्यादा आ रही है, तो इसलिए बोलेंगे इसके अंदर हाई स्प्रेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 3 तरीकों के नाम बताने आपने, उसमें सबसे इजीएस्ट जो होता है वो रेंज होता है। रेंज के जरिए हम डाटा की डिस्पर्शन को मालूम करते हैं, जैसे मैंने शुरू में रेंज मालूम करके बताया। उसके बाद फिर जी हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सेकंड है वेरिएंस। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं जी, आपकी जो भी जितनी भी वैल्यूज हैं वो मीन वैल्यू से कितना डिफरेंस है उनका, यानी उसको माइनस करते हो, ये आपकी एक वैल्यू, ये आपकी मीन वैल्यू, उनको माइनस करते हो। ठीक है, जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस का स्क्वायर लेते हो सब वैल्यूज की, और उसके बाद फिर आप उसकी एवरेज ले लेते हो, यानी उसका मीन लेते हो। ठीक है ना, तो वो मैंने आपको समझाया बेसिक कंसेप्ट के अंदर कि ये एक वैल्यू है डाटा सेट के अंदर, कोई भी एक हो सकती है, जनरल टर्म एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और ये मीन वैल्यू है। तो पहले आपने इसका इससे फर्क निकालना है, फिर आपने उसका स्क्वायर लेना है, सब सारी वैल्यूज को, वैल्यू जो मीन वैल्यू से डेविएट कर रही है उनका स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद फिर उसको टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में आप इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हो, वो भी दरअसल टोटल तादाद को ही शो करती है। अगर अनग्रुप डाटा तो सिर्फ आप एन से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे नीचे। अब ये इसका एक प्रॉपर मीन मेथड है। ठीक है, इसका डायरेक्ट मेथड है, उसका ये भी एक और फार्मूला है। ठीक है, कोई भी आप एक कर सकते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ इस पूरे का स्क्वायर। लेकिन ज्यादा आसान ये है, इसी से हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा जो मेथड है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन दरअसल ये वेरिएंस ही होती है। वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर ले लेंगे
तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है, और ये भी यही बताती है कि कोई भी जो आपकी वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितना ज्यादा मुख्तलिफ है, कितना ज्यादा डेविएट कर रही है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, एक नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तो उसमें जो पॉजिटिव वाली है उसको हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, तो आपको बेटा इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसके जिस तरह दो मेथड थे इसी तरह इसके भी दो हैं, तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, सेम टू सेम। इसको हम प्रॉपर मीन कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा तीन तरीके आ जाते हैं जिन तरीकों के जरिए हम इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं डिस्पर्शन की। क्वेश्चन नंबर 2, द एनर्जी कंजप्शन फॉर अ मंथ इज गिवन बिलो फॉर राबीज होम। राबी के घर में जो एनर्जी कंजप्शन है मंथ के हिसाब से वो आपको नीचे इस टेबल में दी गई है। फाइंड रेंज एंड वेरिएंस ऑफ एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन की रेंज और वेरिएंस को आपने मालूम करना है। मेरे बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़े से लेंथी है। यहां पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, बाकी सारा काम कैलकुलेटर का है। बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें मालूम करनी है, एक आपको रेंज मालूम करनी है एनर्जी कंजप्शन की, और दूसरी आपको वेरिएंस मालूम करनी है। तो इन दोनों के फार्मूले आपको आने चाहिए। तो जो रेंज का फार्मूला होता है वो तो बहुत आसान है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और जो वेरिएंस का फार्मूला बेटा वही होता है। दो फार्मूले हैं, और ये वाला जो है इसके साथ जरा क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है, इसलिए मैंने इसी का यहाँ पे इंतखाब किया है। ठीक है, ये जो डायरेक्ट फार्मूला है, ओके, ये दो फार्मूले अगर आपको आते हैं ना बेटा तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो गिवन डाटा है ना, सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्म में ले आओ। यहाँ पे आ जाएगा जी यूनिट्स जो कंज्यूम हुए, ठीक है, वो यहाँ पे आपको क्लास की सूरत में देगी 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400। इसको सबको ना आप इस तरह से वर्टिकली लिख लिया। उसके बाद फिर नंबर ऑफ मंथ, यानी एक मंथ के अंदर जो सॉरी ये जो कंज्यूम हुए कितने मंथ के अंदर कंज्यूम हुए, ये कितने मंथ में कंज्यूम हुए, ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। वो बेसिकली क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ठीक है, ओके, एक क्लास के अंदर जो तादाद होती है ना, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यूनिट गए वो 2 मंथ में गए, तो 2 जो है वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो 2 फ्रीक्वेंसी 1 3 1 3 2, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्लास आ गई बेटा, और ये आ गई फ्रीक्वेंसी क्लास की। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये फार्मूला आपके सामने होगा तो बाकी चीजें फिर आप उसके मुताबिक ये लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए जरा, अब इस फार्मूले के अंदर क्या है, इसके अंदर है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी का आपने सम निकालना है, तो इसलिए ऑलरेडी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना हुआ है, इसका हम सम ले लेंगे। ठीक है, दूसरा है जी आपने एफ को एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x दरअसल है क्या पहले आपको वो पता होना चाहिए बेटा। अगर तो आपके पास अनग्रुप डाटा हो, ठीक है, फिर तो सिंपली जो एक वैल्यू है उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी वैल्यू x1 x3 x4 x5 इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो, जैसे यहाँ पर ये ग्रुप डाटा है, एक क्लास दी गई 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400, इस तरह से क्लास की फॉर्म में डाटा दिया गया है, यानी ग्रुप डाटा है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी ये जो लोअर क्लास बाउंड्री है या लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट ना, इन दोनों को आप उनका मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, यानी 101 और 200 इन दोनों को मैं जमा करूंगा ना तो 301 बन जाएगा। 301 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो आएगा 150.5, ये आ गया, आपको मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट को ना हम x ट्रीट करेंगे। बात समझ आ गई है। अगर अनग्रुप डाटा हो तो x जो है वो नंबर कोई भी एक वैल्यू उसको हम x से डिनोट करते हैं, पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू x2, तीसरी वैल्यू x3। अगर डाटा ग्रुप में हो, यानी उसमें क्लासेस बनी हुई हैं, तो फिर उसकी जो ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट जो है ना, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं। जैसे इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करोगे तो 150.5 आएगा। ठीक है, तो x को आपने बना के रख लेना, इसलिए एक कॉलम आप यहाँ पे मुख्तस कर देंगे x के लिए, जिसको शो करेंगे मिड पॉइंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ये x है। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड किया तो 150.5। इसी तरह से 201 और 300 को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 501। ठीक है, 501 को 2 पे जमा करेंगे 250.5। फिर इसी तरह से ये 300 और ये 400 और 301 को जमा करेंगे 701 बनता है, उसको 2 पे डिवाइड करोगे 350। इसी तरह सबको आपने जमा करके 2 पे डिवाइड कर लेना तो आपको बस मिड पॉइंट आ जाएगा। ये सारे आगे मिड पॉइंट। अब ये मेरे बच्चे आपका x बन जाएगा। तो आपके ज़हन में कैसे आएगा कि आपने यहाँ पर ये वाला कॉलम बनाना है, क्योंकि क्लास है तो क्लास में सबसे पहले आपने यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लेने हैं जो कि x को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, x का बना लिया, x यहाँ पे बना के रख लिए। उसके बाद देखिए आगे आपको क्या क्या चीजें चाहिए। इस फॉर्मूले के अंदर आपको f और x का स्क्वायर भी चाहिए, आपको f और x जो है ना इनकी प्रोडक्ट भी चाहिए, यानी f तो ऑलरेडी है हमारे पास, x भी आ गया,
अब x का स्क्वायर आपको चाहिए और f और x दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपको चाहिए, और x का स्क्वायर f से मल्टीप्लाई हो ये भी आपको चाहिए। बात मेरी समझ गए हो? तो ये x आ गया, x के स्क्वायर का हमने ये वाला कॉलम शो कर दिया, यानी इसकी सारी वैल्यूज का इसका स्क्वायर लेके यहाँ लिख देंगे, इसका स्क्वायर लेके यहाँ पे, इसका स्क्वायर लेके यहाँ पे, इसका स्क्वायर यहाँ पे, इसी तरह इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लेके यहाँ लिख देंगे। ये आ गया x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये x है, ये x का स्क्वायर है, दोनों आ गए। अब आपको यहां पर चाहिए f को x से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहां पर हमने f और x को मल्टीप्लाई करके एक अलग कॉलम बना लिया। ये f की वैल्यू है, ठीक है, और ये x की वैल्यू, इन दोनों को जमा मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई करो 150 से ये 5 है तो 301 आ जाता है। इसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई करो 250 से ये 5 है तो 250 से ये 5 ही आएगा। आपने क्या करना है, इस f को और इस x को, f और x को मल्टीप्लाई कर यहां लिखेंगे, इसलिए ये तमाम f की वैल्यू जो है इन x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अब यहां पर लिखते जाओगे। इसी तरह से 2 को 650 या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1301 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको fx का स्क्वायर भी नजर आ रहा है, तो ये f है, ये x का स्क्वायर बना के रखा हुआ है। इस f को जब इस x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो fx का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इस f को हमने इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगी वैल्यू, इस वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगी, इसी तरह इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया ये मिलेगी, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगी, ये f और ये वाला x मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब आपको इस फार्मूले को देखते हुए इस टेबल को बिल्ड करना होता है। इसमें आपको नंबर 1 पे x चाहिए था, x क्या होता है जी, क्लास के मिड पॉइंट, इसलिए सबसे पहले x बना के रख लिए। उसमें आपको क्या किया फार्मूले के अंदर कि आपने f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और f को x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x स्क्वायर पहले बनाना पड़ेगा, फिर तो हमने एक कॉलम x स्क्वायर का बना लिया। आप चाहो तो इसको इधर बना लो, इसको इधर बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x का कॉलम, x के स्क्वायर का कॉलम, फिर fx है तो fx का कॉलम, fx का स्क्वायर है तो fx के स्क्वायर का कॉलम। बस इस तरह से आपने सारी चीजें पूरी करनी है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक बात सम ऑफ f की है, सॉरी f की है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, इन सारों को जमा कर लेंगे तो आपके पास f आ जाएगा। अब लास्ट में क्या है, सम। अब देखिए ये इस कॉलम में क्या, इस बॉक्स में क्या चीज आएगी, इधर से फ्रीक्वेंसी, इधर से फ्रीक्वेंसी का सम, तो इन तमाम फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो आपके पास 12 आ गया। इसी तरह से fx का सम कैसे आएगा, ये आ गया सम और ये आ गया f(x), सम ऑफ f(x) आपको ये मिलेगा। उसके बाद देखो सम ऑफ f(x) का स्क्वायर, वो ये आ गया आपके पास, ये तो ये फार्मूला है मेरे बच्चों। अब यहां पर ये लिखा हुआ है सम ऑफ f(x) का स्क्वायर, ये f(x) है, इन सब का ये देखो सम लेंगे यहां से, ये वाली वैल्यू इसका सम को डिनोट कर रही है, ठीक है ना। इन तमाम वैल्यूज को सम प्लस करोगे, इन तमाम वैल्यूज को प्लस करके ये आपको आंसर मिलेगा। ये मेरे बच्चे क्या है, सम ऑफ f(x) का स्क्वायर। तो ये आ गया सम ऑफ f(x) का स्क्वायर, मैंने यहां लिख दिया 243503, ये देख सकते हैं 243503। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे क्या है, सम ऑफ f, तो ये f है और ये f का सम, यानी इन सबको जमा करके यहां लिखेंगे 12, तो ये 12 नीचे लिख दिया। फिर माइनस है, फॉर्मूले का माइनस लिख दो। फिर आगे क्या है, सम ऑफ f इंटू x, ठीक है। तो ये f इंटू x है और ये सारी उनकी वैल्यूज हैं, हमने इसका सम लेना है, सम ऑफ f इंटू एक्स। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली सम ऑफ f(x) आएगी, ठीक है। f(x) में ऐसे मुंह से निकल जाता है, f इंटू एक्स कहना चाहिए वैसे, 5006, ठीक है। यहां पर उसकी वैल्यू आ गई, नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 आ गई। अब पहले इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, उसके बाद उसका स्क्वायर लेना, तो आपको ये नंबर मिलेगा। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो कैलकुलेटर से, ये नंबर मिलेगा। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से आपने माइनस करना है, माइनस करने के बाद जवाब आएगा 2888.88892। अब पॉइंट के बाद अगर आप एक डिजिट रखना चाहते हैं या 2 डिजिट रखना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं 2 डिजिट तक रख लेता हूं, ठीक है, बाकी को टर्मिनेट करता हूं। नेक्स्ट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो पीछे वाले को एक बढ़ाना पड़ेगा, 8 से 9 कर दिया, तो 2888.89, ये आपके पास बेटा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये वेरिएंस आ गई, ओके। अब उसके बाद फिर मेरे बच्चे क्या करना है, आपने रेंज मालूम करनी है। अगर तो आपके पास अनग्रुप डाटा हो तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू माइनस करो तो रेंज आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डाटा हो तो ग्रुप डाटा में फिर ये पहली क्लास है और ये आखिरी क्लास है। पहली क्लास की जो लोअर लिमिट है और आखिरी क्लास की जो अपर लिमिट है, इन दोनों को माइनस करेंगे। ये 700 है और ये आ गया हमारे पास 101, ठीक है। तो 700 में से 101 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 599। तो ये आ गया मेरे बच्चे हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मारिया wants to analyze the water supply in her area। मारिया एनालाइज करना चाहती है अपने एरिया के अंदर वाटर सप्लाई को, ठीक है। गिवन इन द डाटा, जो कि यहां पर डाटा में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उससे रिलेटेड। फाइंड नंबर 1 मीन सप्लाई ऑफ वाटर,
ठीक है। नंबर 2 वेरिएंस ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, एंड नंबर 4 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये 4 चीजें बेटा आपने मालूम करनी है और ये इस टेबल में आपको डाटा दे दिया गया है। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको फार्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अलर्ट होके फोकस होके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने, कहीं भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी, नंबर लिखते हुए कोई गलती नहीं करनी, ठीक है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास डाटा है, इसमें आ गया वाटर सप्लाई, ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ आवर्स टाइम दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्लास बना लेंगे और ये क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ आवर्स हैं ये क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या करोगे, आप इसको वर्टिकली ऐसे शो कर देंगे क्लास को। ये आ गई हमारी क्लास जिसको हम सप्लाई के साथ शो कर रहे हैं, क्लासेस आ गई। उसके बाद फिर जो एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ आवर्स हैं, ठीक है, वो इसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं और इस तरह से ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमने यहाँ पे वेरिएंस मालूम करनी है, ठीक है, तो उसमें x आता है। तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू निकालनी होती है। x क्या होता है बेटा, जब आपके पास ग्रुप डाटा होता है क्लास की फॉर्म में, तो आप क्लास का मिड पॉइंट लेते हो, वो x को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 501 और 700 है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 600.5, ठीक है। इसी तरह से 701 और 900 को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे 800.5, 901 और 1100 को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे 1000.5 और 1101 जमा 1300 जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1200.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी आपके पास क्लासेस हैं उनके मिड पॉइंट आ गए, ठीक है। ओके बेटा, अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा हुआ है मीन सप्लाई। मीन का जो फॉर्मूला होता है वही होता है ग्रुप डाटा के लिए, x इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब यहाँ पे एफ एक्स का प्रोडक्ट निकाल के उसको सम लिखना पड़ेगा, तो वो अभी हमने क्योंकि निकाला ही नहीं होगा क्वेश्चन में, इसलिए हम पहले यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नंबर 2 पे आ जाएंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे, इसके लिए आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उनका सम भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे f और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए मेरे बच्चों आपने टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ये आगे हमारी क्लास, ये आगे फ्रीक्वेंसी और ये आ गया x। अब इसमें x का स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है, तो एक कॉलम में x का स्क्वायर यानी इस x की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लेके यहाँ लिख लो। इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर बेटा ये आपने कैलकुलेटर से निकाल के रख लिया, ठीक है। ओके, लिखते हुए एहतियात करनी है, कोई नंबर मिस नहीं करना, कोई नंबर गलत नहीं लिखना। उसके बाद देखिए आप बेटा जी एफ एक्स है और एफ एक्स का स्क्वायर है, ये निकालने पड़ेंगे। तो एक कॉलम हमने एफ और एक्स की प्रोडक्ट को बना लिया और एक हमने एफ और एक्स के स्क्वायर की प्रोडक्ट को बना लिया। अब बेटा देखो एफ एक्स में क्या है, सिंपली एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये एफ है और बेटा जी ये एक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर आपके पास है एफ एक्स का स्क्वायर ये वाला, ठीक है। अब ये हमने ऑलरेडी जो भी x की वैल्यूज थी उसके स्क्वायर लेके पहले से ये बनाकर रख लिया है कॉलम। अब f को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ये बेटा x का स्क्वायर है और ये f है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। इस f को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इस f को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो ये भी कॉलम मेरे पास कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है बेटा जी। अब देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप है कि देखिए सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज एफ एक्स स्क्वायर की, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर, हमने इन सब का सम लेना। कैलकुलेटर से आप इन सबको जमा करके नीचे यूं लिख लो, ठीक है बेटा। और ये देखिए ये सम का निशान आ गया इधर से और इधर से एफ एक्स का स्क्वायर आ गया। तो ये सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ये वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर दूसरी चीज यहाँ पर देखें फॉर्मूले के अंदर, तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये सम दोनों मिले इस कॉलम में आके, इस बॉक्स में आके, तो ये सम ऑफ एफ बन गया जिसको हम 12 से डिनोट कर रहे हैं। ये चीज भी आ गई। फिर अब आ गया सम ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये एफ एक्स है, इन सब वैल्यूज को जमा करो एक नंबर आ जाएगा। ये शो करता है सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स। तो ये सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से मेरे बच्चों आपके पास ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, सम ऑफ एफ एक्स आ गया और सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर आ गया। और यही टर्म इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, देखो 1 2 और ये 3, बस और कोई टर्म इस्तेमाल नहीं हो रही। तो मेरे बच्चों आपने सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर जो है
ये वाला वैल्यू जो उसकी है वो उठा के आपने यहाँ पुट कर देनी है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वही है 12 है, 12 लिख दीजिए माइनस उसी तरह से उसके बाद सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, ये एफ एक्स है, ये उसका सम है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। उसके बाद एफ की फ्रीक्वेंसी का जम जो है वो 12 है। अब आगे आपने कैलकुलेटर से इसको इससे डिवाइड किया, ये नंबर आया लिख दो, माइनस इसको इससे पहले डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लोगे तो बेटा ये नंबर मिलेगा 8640800.25, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद इन दोनों को माइनस करो तो मिलेगा 3333.333, सही है। तो आप इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 डिजिट तक या 8 डिजिट तक, आपकी मर्जी है। तो जहां तक भी आपने रखना है उतने डिजिट आप आगे से खत्म कर दें। सो 3333.33 कर लें, ठीक है। बाकियों को हम चाहें तो खत्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे पास वेरिएंस आ गई है स्क्वायर। अब सेकंड पॉइंट जो है वो वेरिएंस के बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करनी है। तो बेटा हमने बेसिक कांसेप्ट में सीखा था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना वो बेसिकली वेरिएशन का स्क्वायर रूट लेने से हमें मिल जाती है। ये देखें ये आपके पास एस स्क्वायर था ना, ये देखें एस स्क्वायर इस सब के बराबर है। अगर इधर भी स्क्वायर रूट ले लें इधर भी स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एस आएगा, तो इसको डेविएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी भी कह सकते हैं, एस भी कह सकते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, बस इतना सा काम है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। वेरिएंस है एस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है। तो इसलिए हमने डायरेक्टली ये काम किया, बजाय इसके कि सारा काम दोबारा करके आपको एक लंबा चौड़ा उस प्रोसीजर में ले जाया जाए, डायरेक्टली हमने ये कांसेप्ट दे दिया आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अब ये इस दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन गई, दैट इज इक्वल टू 182.5741857। इसका ना हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है बेटा, ये वैल्यू मिली है उसकी। ओके जी, तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन या सिंपली उसको डेविएशन कह लें आप, ठीक है। ओके, दो चीजें होगी मालूम हमारी। ये इसका जो पार्ट नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आई थिंक पार्ट नंबर 3 है, इसको मैं 3 कर देता हूँ, ये पार्ट नंबर 3 है हमारा। ओके, पार्ट नंबर 2 भी हो गया, पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब हम आ जाते हैं जी वापस पार्ट नंबर 1 पे, वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, दैट इज मीन सप्लाई, ठीक है। ग्रुप डाटा के अंदर बेटा मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ठीक है। तो सम ऑफ एफ एक्स, ये देखिए ये एफ एक्स आ गया और ये उन सब वैल्यूज का सम आ गया, तो सम ऑफ एफ एक्स इस बॉक्स में आ गई 9606, तो यहाँ पे लिख दिया 9606। और नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा वो देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आपके पास 12 है, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दीजिए 800.5, ये आपके पास जो है वो मीन सप्लाई है। इसीलिए हमने इसको बाद में किया था, पहले हमने इसको नहीं किया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमें जो वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी थी ना वो अभी हमने बनाई नहीं थी। ओके, उसके बाद फिर पार्ट नंबर 4 के ऊपर आ जाए बेटा, उसमें लिखा है जी सीवी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत आसान है, वो बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आई थी हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 182.57, ठीक है। तो 182.57 डिवाइडेड बाय जो ये आ गई थी आपके पास, इसको 0.5 भी लिखना चाहिए था, ये आगे आपके पास मीन वैल्यू कितनी थी 800.5। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा जी 22.80, आगे और भी डिजिट्स है पर मैंने आगे और डिजिट्स को स्किप कर दिया, बस यहाँ तक रखा है 22.80। तो ये मेरे बच्चे आपके पास आ गया इसका आंसर, ये आ गया हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एनालाइज सैलरीज। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज को एनालाइज करना चाहती है, ग्रुप्ड बाय डिपार्टमेंट एज शोन बिलो। उन सैलरीज को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया जैसा कि इस टेबल में दिखाया जा रहा है। अब इसमें 3 डिपार्टमेंटल ग्रुप हैं, एलिमेंट्री ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप और हायर सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। और ये सामने इनकी सैलरी रेंज है। जो एलिमेंट्री है उसकी सैलरी 40,000 से लेकर 60,000 के दरम्यान, सेकेंडरी की 60 से 80,000 और हायर सेकेंडरी की 80,000 से लेकर 1 लाख तक, ठीक है। और सामने जो कॉलम है वो है हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का। एलिमेंट्री टीचर जो है वो आपके पास 10 होंगे और सेकेंडरी में 12 और हायर सेकेंडरी के अंदर 8 होंगे, ठीक है बेटा। ओके जी, अब कहा जा रहा है फाइंड रेंज मालूम कीजिए, वेरिएंस मालूम कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी मालूम करना है ऑफ सैलरीज अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, आल्सो कैलकुलेट सीवी ऑफ डाटा, और लास्ट में हमने सीवी को भी कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही सादा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूले आने चाहिए और कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, सही है बेटा। ओके जी, तो सबसे पहले हम इसका वो टेबल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट करना है बेटा रेंज से, ठीक है। तो रेंज आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने यहां लिख दिया। रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए बेटा।
रेंज निकालने के लिए आप जो सबसे पहली क्लास है, यानी अगर आपके पास ग्रुप डाटा है, ये पहली क्लास है और ये आखिरी क्लास है, पहली क्लास की जो ये लोअर क्लास लिमिट है और आखिरी क्लास की अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को माइनस करते हो, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस करोगे तो रेंज आएगी। ठीक है, सो 1 लाख है हमारे पास ये आखिरी क्लास की अपर लिमिट और पहली क्लास की लोअर लिमिट वो 40,000 है, तो आपके पास आएगी सैलरी की रेंज 60,000। ठीक है, ये रेंज आ गई है। ओके, अब दूसरी तरफ आपने बढ़ना है वेरिएंस में। ठीक है, तो वेरिएंस का ये फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला अगर आपको आता है तो फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, एफ एक्स का स्क्वायर है, एफ एक्स है, उसके बाद फिर एफ है। ठीक है ना, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इन्हीं चीजों के लिए हम ये टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉलम आ गया इसमें बेसिकली हमारी क्लास आती है। ठीक है, 40,000 से 60,000 वाली, 60,000 से 80,000 वाली और 80,000 से 1 लाख वाली, जो 3 हमारे बस ये क्लासेस आ जाती हैं। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी 10, 12, 8 टेबल से देखने के बाद हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक तो आपको x नजर आ रहा है, तो सबसे पहले x ढूंढो। x क्या होता है बेटा, ये जो आपके पास क्लास है ना, इसका मिड पॉइंट होता है। ये 40,000 और 60,000 दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करोगे, मिड पॉइंट आ जाएगा आपके पास 50,000। ठीक है, 60 और 80 के दरमियान मिड पॉइंट 70,000 होता है, 80 और 1 लाख के दरमियान 90,000 होता है। तो ये मिड पॉइंट्स आ गए। ये बेटा आपके पास x की वैल्यूज है, जो कि यहाँ पे आप x नजर आ रहे हैं ना ये। ठीक है, अब इसमें x भी है और x का स्क्वायर भी है, तो आप इसका स्क्वायर भी लेके रख लें। ये आपके पास x है, ठीक है, ये x का स्क्वायर यानी कैलकुलेटर से स्क्वायर ले लें, ये मिलेगा x का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर ले लें, यहां पर ये मिलेगा। ये इसका स्क्वायर लें बेटा, यहां पर ये मिलेगा। कैलकुलेटर से सारा काम करना है आपने। ठीक है, ओके जी, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, fx चाहिए और fx का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो fx पहले ये कॉलम हमने fx के लिए शो कर दी। ये f है बेटा और ये x है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे fx लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, काम आसान हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो fx का स्क्वायर भी यहां पर पाया जाता है, तो हमने x का स्क्वायर तो पहले बना के रखा हुआ है और f ये है। अब इस f वाले कॉलम को और x के स्क्वायर वाले कॉलम को, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसकी पहली को इसके पहले से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू मिलेगी। इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ओके जी। तो ये आपने fx का स्क्वायर निकाल लिए सारी, और ये आपने fx वाले सारे निकाल लिए। अब इसके अंदर क्या है, सम ऑफ fx का स्क्वायर, यानी कि जितने भी fx के स्क्वायर है उन सबका जमा करना है। इसको तीनों को जमा करके आप यहां पे लिख दीजिए। ये देखिए मैंने यहां पे शो किया सम ऑफ fx का स्क्वायर इस बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरह यहां देखें सम ऑफ fx है, तो ये सारे fx हैं, fx की और ये fx, इन सबको जमा करें, ये आपको मिल जाएगा। तो ये देखें सम ऑफ fx, इस बॉक्स के अंदर आपके पास सम ऑफ fx आएगा। दिस इज सम ऑफ fx। ठीक है, ये सम ऑफ fx का स्क्वायर, ये सम ऑफ fx है। इसी तरह से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये फ्रीक्वेंसी और ये सम दोनों इस कॉलम के इस बॉक्स के अंदर आएंगे तो 30, 10, 12 और 8 करेंगे तो 30 बनता है। ठीक है, 30 आ गया। अब आपने मेरे बच्चों वैल्यूज प्लग इन करनी है। जस्ट सम ऑफ fx का स्क्वायर जो है वो यहां पर ये पड़ा हुआ ये। ठीक है, अच्छा इसको मैं यहां पर उसकी जगह लिख देता हूं। फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये 30 है, यहां 30 लिख दिया मैंने, फिर माइनस फार्मूले का। उसके बाद सम ऑफ fx, ये fx है, ये सम, तो यहां पर जो है मेरे बेटा ये आपके पास सम ऑफ fx है। वैसे मुझे चाहिए था कि मैं यहां से इसको थोड़ा सा लाइन लगा के सेपरेट करता था कि पता चलता कि भाई ये थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है। ठीक है, ओके, इसको भी ब्लू से लिखना चाहिए था, 12 मैंने लिख दिया। तो इसकी वैल्यू आ गई 20600000। ठीक है, उसके बाद नीचे डिवाइडेड बाय 30। इसको अब पहले इसको इससे डिवाइड करो कैलकुलेटर से, तो ये मिलेगा 495333333। फिर माइनस इसको इससे पहले डिवाइड करो कैलकुलेटर में, फिर उसका स्क्वायर लो तो मिलेगा 4715111111। उसके बाद दोनों को कैलकुलेटर से माइनस करो तो मिलेगा 238222222। अब बेटा एक बात याद रखें, अगर आपको मुश्किल लगता है ज्यादा लंबी लंबी वैल्यूज लिखना, तो आप इसको साइंटिफिक में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसलिए साइंटिफिक में चेंज नहीं किया क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिनको साइंटिफिक नोटेशन में मसले होते हैं, वो गलती करते हैं, ताकि उनसे ये क्वेश्चन, उनको कंसेप्ट आने के बावजूद गलत ना हो जाए। मैंने इसलिए इन वैल्यूज को पूरा लिखा, भले इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन ये है कि गलती का चांस कम हो जाता है। ठीक है, ओके जी। तो अब आपने इन दोनों को माइनस किया तो मिल गया आपको ये वाली वैल्यू। ये बेटा आपके पास आ गई वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस के बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पहले भी बताया था आपको कि सिंपली ये जो आपके पास फार्मूला है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, इधर उसी तरह उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलती है, वेरिएंस के स्क्वायर लेने से। तो ये वेरिएंस आई ना आपके पास, ये वेरिएंस, उसका स्क्वायर ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी।
तो वहां पर वेरिएंस की वैल्यू मैंने पुट की है, तो उसका स्क्वायर रूट लेने से मिला 15434.4492, जिसको आप लिख सकते हैं 15434.45। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो पीछे वाले को एक बढ़ा दिया मैंने। ओके, उसके बाद फिर आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। अब मीन तो निकाला ही नहीं है हमने मीन, तो इसलिए पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन ग्रुप डाटा के अंदर उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ये fx और ये उसका सम इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो ये, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये देखो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी और ये उसका सम नीचे 30। तो इस लाइन के अंदर जितने भी है ना, ये देखिए मैंने शो किया, इस लाइन में जितने भी ये सम है, इसका सम है, फिर इसका सम है, फिर ये इसका सम है। तो यहाँ पर मेरे बेटे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट कर दें 15434.45 जो ऊपर से आपको मिली, और नीचे आपने मीन की वैल्यू जो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मिली आपको, ये देखो ना, ये आपने इसको 30 से डिवाइड किया ना, ये वाली वैल्यू मिली कैलकुलेटर से, उसको उठा के इसी तरह नीचे रख दो। इसको इससे डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22.48 ये आपके पास कोफिशिएंट आ गया बेटा, जिसको हम बोलते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सॉरी वेरिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ टीचर वांट्स टू एनालाइज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के स्कोर को एनालाइज करना चाहता है इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लास 10 एज शोन। क्लास 10th के डिफरेंट सेक्शंस में जैसा कि टेबल में दिखाया जा रहा है। अब बेटा यहाँ पे टेबल में 3 सेक्शन बताए जा रहे हैं, 10 मॉव, 10 टेल और 10 हेजल। ठीक है, और यहाँ इनकी जो स्कोर की रेंज है वो बताया जा रही है। जो 10 मॉव है उसका स्कोर 70 से 80 है, ठीक है, इसके दरम्यान है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसमें 15 है। और जो 10 टेल है इसका जो स्कोर है 60 से 70 के दरम्यान है, और इसकी जो स्टूडेंट की तादाद है वो 12 है। और 10 हेजल में जो स्कोर है वो 50 से 60 के दरम्यान है, और इनमें जो स्टूडेंट की तादाद है बेटा वो 10 है। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस मालूम करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है ऑफ द ग्रेड्स ऑफ ऑल सेक्शन। ठीक है बेटे, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैंने बताया बेटा यहाँ पे सिर्फ आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, वेरिएंस का जो फार्मूला है वो ये आपके पास s का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ fx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ f माइनस सम ऑफ fx बाय सम ऑफ f होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, सही है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं वो कौन सी हैं, आपको स्कोर की रेंज बताई गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए गए। ये क्लास बन जाएगी और ये बेटा फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब स्कोर की रेंज आ गई आपके पास 70 से 80, 60 से 70 और 50 से 60। ठीक है, और अब एक एक इस क्लास के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर 15 स्टूडेंट हैं। इस जिन्होंने 60 से 70 मार्क्स लिए वो 12 स्टूडेंट, तो ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और ये इसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 15, 12, 10 उसी तरतीब से हमने लिख दी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सबसे पहले x मैंने बताया हुआ कि बेटा जो भी आपकी ये क्लास आ रही है उसका आपने मिड पॉइंट लेना होता है। क्लास का मतलब यहाँ पर हरगिज ये नहीं मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ, ये जो आपके पास एक रेंज आ रही है स्कोर की 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60, इनको क्लासेस कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लेना आपने। ठीक है, तो 70 और 80 का मिड पॉइंट 75 होता है, 60 70 का मिड पॉइंट 65 होता है, 50 60 का मिड पॉइंट 55 होता है। तो ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर x का स्क्वायर भी है, तो इसी की वैल्यूज का आप स्क्वायर ले लीजिए। x का स्क्वायर 75 का स्क्वायर ये आ गया, 65 का स्क्वायर ये आ गया, 55 का स्क्वायर ये आ गया। ठीक, ओके, उसके बाद देखिए आपको fx नजर आ रहा है, fx का स्क्वायर नजर आ रहा है, तो एक कलम fx का बना ले, एक कलम fx के स्क्वायर का बना ले। तो बेटा ये देखो ये f है और ये x है, fx को मल्टीप्लाई करो fx की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये आंसर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सॉरी इससे, नो 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 नो, f को x कहाँ ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो fx, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी एहतियात के साथ। उसके बाद फिर fx का स्क्वायर भी है, तो हमने तो x का स्क्वायर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और ये f भी है। अब f को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आंसर लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो, क्योंकि f x का स्क्वायर है ना, तो जो f वाले एलिमेंट्स हैं और x के स्क्वायर वाले एलिमेंट्स हैं इन कॉलम्स के अंदर उनको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, आंसर यहाँ लिख देने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए सम ऑफ fx का स्क्वायर है, यानी जितनी भी fx के स्क्वायर की वैल्यू सबका सम, तो देखें ये भी x के स्क्वायर वाली वैल्यू ये भी और ये भी, इसका सम करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सम लिखा हुआ है, ये आ गया सम और ये आ गया fx का स्क्वायर,
तो ये इसका एफ एक्स का स्क्वायर का सम को रिप्रेजेंट करेगा बॉक्स। उसके बाद फिर क्या है जी, एफ एक्स का स्क्वायर भी है, सॉरी एफ एक्स का सम भी है। ये देखिए एफ एक्स का सम, तो ये एफ एक्स वाली वैल्यूज है, सबको जमा करो यहां पर आ जाएगी ये टोटल वैल्यू। तो ये देखिए सम ऑफ एफ एक्स, ये इस बॉक्स के अंदर इन तमाम वैल्यूज का सम, जैसे इन सब का सम यहां आया, इस तरह इन सब का सम यहां पर लिख दो। इस तरह फिर फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए, तो इन तीनों को जमा करोगे तो ये 37 आ जाएगा। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 37। ओके, सारी वैल्यूज आ गई, जहां पे इनकी जरूरत है पुट करें। अब यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर ये बना के रखिए, देखिए सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर ये बॉक्स पूरा, तो इसको यहां लिख दिया। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये सम, और ये फ्रीक्वेंसी ये 37 नीचे लिख दिए। फिर माइनस उसी तरह से सम ऑफ एफ एक्स, तो ये एफ एक्स है और ये सम ऑफ एफ एक्स ये बॉक्स, तो यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 37 है। अब क्या करोगे, इसको पहले इससे डिवाइड करो, ये जवाब आएगा कैलकुलेटर से, फिर माइनस उसी तरह से लिखो, फिर इसको इससे पहले डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लो कैलकुलेटर में ही, तो बेटा ये जवाब मिलेगा आपको। अब आपने कैलकुलेटर में इन दोनों को माइनस करना है, तो मिलेगा 65.74141685, मगर पॉइंट के बाद एक दो डिजिट रखे जाते हैं, बाकी खत्म कर देंगे, तो यहां से खत्म कर देंगे 65.74 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बेटा वेरिएंस आ गई। उसके बाद फिर आपने मालूम करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम जानते हैं कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस की वैल्यू 65.74 आई है, उसका स्क्वायर रूट ले ले 8.1080 आएगा। अगर आप यहां तक इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, वो इसको एक बढ़ा देगा 0 में 1 ऐड करोगे तो 8.11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे स्टैंडर्ड डेविएशन और ये आगे बेटा वेरिएंस, दोनों आंसर मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6, मुताहिर वांट्स टू एनालाइज द परचेज मेड बाय कस्टमर। मुताहिर एनालाइज करना चाहता है कस्टमर्स की जानिब से की गई खरीदारी को, ग्रुप्ड बाय एज एज शोन, जिसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एज के मुताबिक, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब बेटा यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं, एक किड्स का, एक जूनियर का और एक सीनियर का। जो किड्स का ग्रुप है उसमें जो परचेज की वर्थ है 0 से 500 है, और जो कस्टमर की तादाद है वो 20 है। जूनियर में जो परचेज वर्थ है वो 500 से 1000 है, और जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो 30 है। सीनियर में जो परचेज वर्थ है वो 1000 से लेकर 2000 तक है, और जो कस्टमर की तादाद है वो 25 है। ओके, अब कहा जा रहा है फाइंड रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ परचेज अक्रॉस ऑल एज ग्रुप। इंतहाई आसान क्वेश्चन, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। आपको डाटा दिया जा रहा है बेटा, और आपने रेंज मालूम करनी है, वेरिएंस मालूम करनी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है। ठीक है बेटा, इसके लिए क्या चाहिए आपको, फार्मूले याद होने चाहिए। रेंज का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वेरिएंस का बेटा ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलती है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने से मिल जाती है। सही है बेटा, तो आपने जो मेन फार्मूला है वो सामने रखना है आपने, ये वेरिएंस का फार्मूला है बेटा, उसके मुताबिक आपने टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले देखें, जो परचेज वर्थ है वो आपके पास 0 से लेकर 500 तक, 500 से 1000 और 1000 से लेकर 2000 तक है। ये दरअसल हमारे पास क्लास आ जाएगी इसकी ग्रुप की। ठीक है, तो ये आगे क्लास, ऊपर हम लिख देंगे वर्थ। ठीक है, और एक क्लास के अंदर जो कस्टमर की तादाद है वो दरअसल इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बनाएगी। तो वो जो कस्टमर की तादाद है वो क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, यानी तादाद या मेंबर उस क्लास के। ठीक है, तो वो हमने यहां पर शो कर दी, f इज इक्वल टू 20, 30 और 25। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद देखिए हमने फार्मूले को देखना है, इसके अंदर आपको x नजर आ रहा है, x का स्क्वायर नजर आ रहा है। x क्या होता है, क्लास का मिड पॉइंट होता है। दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करो 250, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करो 750, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करो 1500। ये आगे मेरे पास बेटा वो मिड पॉइंट है जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको x का स्क्वायर भी नजर आ रहा है। x का स्क्वायर ले लें ये मिलेगा, इसका स्क्वायर ले लें ये मिलेगा, इसका स्क्वायर ले लें ये मिलेगा। ठीक, उसके बाद आपको नजर आ रहा है बेटा fx और fx का स्क्वायर। तो बेटा ये रहा f और ये रहा x, f को x से मल्टीप्लाई कर लें और यहां लिख दें, f को x से मल्टीप्लाई करें यहां लिख दें, इस f को इस x से मल्टीप्लाई करें यहां लिख दें, आपके पास fx आ गए। उसके बाद fx का स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, तो बेटा ये देखिए ये f है और ये x का स्क्वायर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दें, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा यहां लिख दें। ठीक है, सारा काम कैलकुलेटर का, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा यहां पर। तो आपने यहां पर fx के स्क्वायर की वैल्यू भी बना ली और fx की वैल्यू बना ली। अब जरा गौर करो, यहां पर सम ऑफ fx का स्क्वायर है। इसका तरीकाकार क्या है, देखिए यहां पर मैंने लिखा है सम, तो यहां से सम और यहां पे fx का स्क्वायर, तो इस बॉक्स के अंदर इन तमाम वैल्यूज का सम आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ fx का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से जमा करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। उसके बाद मेरे बच्चों देखो यहां पर सम ऑफ fx भी है, तो ये fx की वैल्यूज हैं, यहां पर सम का निशान, ये सम और इधर से fx, इस बॉक्स के अंदर सम ऑफ fx आ जाएगा। तो यहां पर मेरे बच्चों जो भी वैल्यू है वो आपने इन सबको जमा करने के बाद लिख देनी है। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी नजर आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस बॉक्स के अंदर तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम आ जाएगा। ठीक है बेटे, ओके जी, तो यहां पे आपने 75 लिख दिया। अब आपने क्या करना है बेटा,
ये सब चीजें रेडी कर ली हैं। सबसे पहली चीज रेंज मालूम करनी। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसमें क्योंकि आपके पास अनग्रुप डाटा नहीं है, ग्रुप डाटा है, तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि जो सबसे पहली क्लास है उसकी लोअर लिमिट और सबसे आखिरी क्लास की अपर लिमिट। सबसे पहली क्लास ये, इसकी लोअर लिमिट 0 है, सबसे बड़ी क्लास ये, उसकी अपर लिमिट 2000 है, तो 2000 में से ये 0 माइनस करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी 2000 ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर वेरिएंस का फॉर्मूला लिखोगे और सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, बेटा ये वैल्यू पड़ी है, ये देखिए सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, इस बॉक्स के अंदर ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। उसके बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ब्लू कलर का 75 ना यहां पे पुट कर दीजिए, माइनस फॉर्मूले का उसी तरह से आया। उसके बाद सम ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स और ये देखिए सम ऑफ एफ एक्स, इस बॉक्स के अंदर सम ऑफ एफ एक्स आएगा, वो यहां पे लिख दीजिए। उसके बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 75 है। बाकी का हम कैलकुलेटर का इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 99166.67। आगे और भी डिजिट थे, मैंने 2 डिजिट तक रखा, बाकी मैंने टर्मिनेट कर दिए। उसके बाद फिर मैंने इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसका फिर स्क्वायर लिया तो मिला 751111.1111 और भी आगे चल रहे, मगर मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखे हैं, बाकी मैंने कट कर दिए। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर से आपने इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है और 240555.56 आ जाएगा, बेटा आपकी वेरिएंस आ गई। उसके बाद मेरे बच्चों आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाती है। तो आपने यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर। तो अब एस स्क्वायर यानी वेरिएंस का जो वैल्यू है 240555.56 वो यहां पे लिखिए, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लीजिए तो जवाब मिलेगा 490.46। तो बेटा ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपने रेंज भी मालूम कर ली, वेरिएंस भी मालूम कर ली और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, नम्रा वांट्स टू एनालाइज ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट्स। नम्रा मरीजों के ब्लड प्रेशर को एनालाइज करना चाहती है ऑन ओटी एंड ओपीडी, 2 जगहों पर, ओटी में यानी ऑपरेशन थिएटर में और ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, जहां पे वो मरीज आते हैं जो कि एडमिट नहीं होते। ठीक है, ओके। ग्रुप्ड बाय एज एज शोन, अब पेशेंट को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उनकी एज के मुताबिक। ठीक है, और 2 बेटा आपको डाटा सेट दे दिए गए हैं, एक ये है आपके पास ओटी वाले पेशेंट्स का डाटा और ये आ गया आपके पास ओपीडी वाले पेशेंट्स का डाटा। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर एज के मुताबिक नहीं बल्कि इनके ब्लड प्रेशर के मुताबिक पेशेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में शो किया गया जी बाय एज। यहाँ पे अगर आप देखें तो बीपी के मुताबिक इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है बेटा, तो 2 आपके पास ये डाटा सेट आ गए। अब इसमें यहाँ पर इसमें ये जो आपके पास सेकंड रो है, इसमें ब्लड प्रेशर की क्लासेस बताई गई हैं, रेंज बताई गई है और नीचे बेटा उसमें कितने कितने पेशेंट हैं, यानी कि कितने पेशेंट हैं जिनके ब्लड प्रेशर 100 से लेकर 110 के दरम्यान होता है, कितने जिनका 110 से 120 के दरम्यान होता है। ठीक है, इसी तरह इधर भी यही चीज बताई गई है, ऊपर ब्लड प्रेशर की रेंज और नीचे नंबर ऑफ पेशेंट्स। ओके बेटा, अब आपने करना क्या है, फाइंड रेंज, आपने रेंज मालूम करनी है, मीन वेरिएंस, मीन मालूम करना है, वेरिएंस मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ठीक है, दोनों ग्रुप की, ठीक है, इसकी भी और उसकी भी, सही है। और उसके बाद आल्सो फाइंड सीवी, फिर दोनों की हमने जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो मालूम करनी है, एंड कमेंट ऑन रिजल्ट, और दोनों को कंपैरिजन करते हुए फिर हमने रिजल्ट्स भी कंक्लूड करने हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं है बेटा, लेकिन लेंथी बहुत ज्यादा हो गया। क्या है इसके अंदर, जहां हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, यहां उसने 2 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, अब हम एक की बजाय 2 क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व करेंगे, फिर उनके जो रिजल्ट्स आखिर में आएंगे ना, उनको हमने कंपेयर करके एनालाइज करना है कि कौन से रिजल्ट्स बेहतर हैं या कौन से नहीं बेहतर, वो हमने बताने हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन लेंथी है, बाकी बेटा एक जरा सा भी कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। जैसा आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके इस क्वेश्चन नंबर 7 तक करते चले जा रहे हैं, इसी तरह से ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है बेटा, ओके जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं जी हम ओटी पेशेंट से, यानी वो पेशेंट जो कि ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। ठीक है, अब इनकी जो ये ब्लड प्रेशर की रेंज है उसको हम क्लास ले रहे हैं जी, ये हमारे पास क्लास आ जाएगी 100 से 10, इसी तरह से 110 से 120 करते करते 150 से 160। ठीक है बेटा, अब इस एक क्लास के अंदर कितने पेशेंट हैं वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इसमें कितने पेशेंट हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो यहाँ पर बेटा इसको हमने फ्रीक्वेंसी की सूरत में शो कर दिया। ठीक है बेटा, अच्छा, अब क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज निकालनी है, वेरिएंस निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो उन सब के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होगा। अगर हम इसमें वेरिएंस की बात करें तो x आता है, x का स्क्वायर आता है, फिर f आता है, फिर f और x की प्रोडक्ट आती है, f और x स्क्वायर की प्रोडक्ट आती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे x बनाना है। x क्या है, क्लास का मिड पॉइंट को हम x कहते हैं। ठीक है, ये 100 है, ये 110 है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे 105 आएगा।
इसी तरह मेरे बच्चों ये जितनी भी क्लासेस है सब में आप इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चों आपके पास मिड पॉइंट आएगा। यहां पर आपने मिड पॉइंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। इसको इसमें जमा करके 2 पे डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। ये आ गया आपके पास x की वैल्यूज, ओके। उसके बाद मेरे बच्चों देखो यहाँ पे वेरिएंस के फॉर्मूले में आपको fx भी चाहिए और fx का स्क्वायर भी चाहिए, तो इसलिए पहले हम x का स्क्वायर बना के रख लेते हैं। ये x की वैल्यूज आ गई ना, अब कैलकुलेटर से इनका स्क्वायर ले लो तो ये x के स्क्वायर की वैल्यू, ये इसकी स्क्वायर, इन सब वैल्यूज का स्क्वायर लेके यहां लिख लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर की हेल्प से सारा काम कैलकुलेटर का, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने ये टेबल किस तरह बनाना है ये तरीका आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले को याद रखते हुए आपने टेबल कैसे बनाना है, बस वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये x की वैल्यूज आ गई, इन सब के स्क्वायर लेके हमने यहां लिख दिए। उसके बाद मेरे बच्चों हमें वहां पे fx चाहिए ना, तो ये f की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, fx यहां लिख देंगे। इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे, ठीक है। ये f और ये x मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, ठीक है। ये काम कर लिया। उसके बाद fx का स्क्वायर चाहिए। अब ये f है, ये x का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, इसको और इसको यहां लिख देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहां, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पे, सारे का सारा काम कैलकुलेटर से इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके यहां पर और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो यहां पर मैंने सम लगाया हुआ है। अब यहां से फ्रीक्वेंसी और यहां से सम, ये दोनों इस बॉक्स में आके इस फ्रीक्वेंसी का सम यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये, ठीक है। क्यों हमने ये मालूम किया, क्योंकि हमारे फार्मूले के अंदर जो है ना इसने इस्तेमाल होना है ये। अच्छा, उसके बाद सम ऑफ fx का स्क्वायर भी है, तो ये सारी fx स्क्वायर की वैल्यूज हैं, इन सबको कैलकुलेटर से जमा करके यहां लिख लो। ये क्या आएगा, सम ऑफ fx का स्क्वायर, तो ये इस बॉक्स के अंदर सम ऑफ fx का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर सम ऑफ fx भी है, तो ये fx है, इन तमाम वैल्यूज को जमा करके कैलकुलेटर में यहां लिख दीजिए, तो ये आएगा सम ऑफ fx, ये 3820, ये भी वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है बेटा। जब ये सारी वैल्यूज आ गई उसके बाद 1 बाय 1 जो रिक्वायर्ड है वो मालूम करते हैं। सबसे पहले रेंज कैसे मालूम करते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, वो कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा में। सबसे पहली क्लास और सबसे आखिरी क्लास को देखो, सबसे पहली क्लास की लोअर लिमिट यानी ये वाली, और सबसे आखिरी क्लास की अपर लिमिट यानी ये वाली, ठीक है। तो 100 और 60 इन दोनों को माइनस करोगे तो 60 रेंज आ जाएगी। उसके बाद मेरे बच्चे आपने मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा का, उसका ये फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, ठीक है। अब सम ऑफ fx तो ऑलरेडी बना के रखा हुआ, ये सारी fx की वैल्यू जमा करके यहां रखी हुई है, तो ये आ गया सम ऑफ fx इस बॉक्स के अंदर 3820 यहां पुट कर दो, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सबको जमा करके यहां लिख दो, ये फ्रीक्वेंसी 30 आ गई, इसको इससे डिवाइड करो 127.33, ये मेरे बच्चे आपके पास आ गई है इसकी मीन वैल्यू। उसके बाद फिर आपने इसी डाटा में से आपने वेरिएंस निकालनी है। देखो मैंने यहां पर ये बाउंड्री लगाई है, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ एक टेबल को डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर वाला एक टेबल है, नीचे वाला फिर दूसरा टेबल आ जाएगा, वो जो आगे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वेरिएंस का ये फार्मूला लिखा आपने, fx का स्क्वायर का सम निकालना है, ये fx का स्क्वायर है और ये हमने इसका सम निकाल के ब्लू कलर का लिखा हुआ 492350, उसकी जगह पे ऊपर पुट किया, नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 माइनस सम ऑफ fx, तो मेरे बच्चे ये fx है और ये fx का सम है यहाँ पे 3820, तो ये 3820 डिवाइडेड बाय 30 इसका होल का स्क्वायर कर लिया। अब इसको इससे डिवाइड करो, ये नंबर मिलेगा कैलकुलेटर से, पहले कैलकुलेटर में इन दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लो तो ये मिलेगा, दोनों को माइनस करोगे तो मिलेगा 198.74, ये बेटा आपके पास वेरिएंस आ गई है, ठीक है। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है, तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस का स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है बेटा। तो अब वेरिएंस की वैल्यू आपके पास है 198.74, यहां लिख दो, उसका स्क्वायर रूट लोगे बेटा 14.09, ये आपके पास आ गई है जी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहां पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी मालूम करना है, उसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर कितनी आई है, एसडी की वैल्यू 14.09 लिख दी, और मीन की वैल्यू कितनी है, ये मीन आई है 127.33 लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 100 तो बन जाएगा 11.07%, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास जो है वो आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सही है। ओके जी, अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आखिर में एनालाइज करके लिखेंगे, उसके बाद फिर एक खूबसूरत सा रिजल्ट बना के मैंने यहाँ पे लिखा वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपने एक डाटा सेट जो है वो कंप्लीट कर लिया, अब यही काम मेरे बच्चों दोबारा आपने इस डाटा सेट के लिए करना है। दोबारा इसकी क्लास यहाँ पे ब्लड प्रेशर की सूरत में शो कर देंगे। अब जितने जितने पेशेंट है एक ही क्लास में, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब ये आ गया क्लास, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू, है ना। तो इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड मिड पॉइंट, इन यानी कि इस लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को जमा करके 2 पे डिवाइड करते जाओगे तो आपके पास बेटा
वो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके वेरिएंस के अंदर क्योंकि x का स्क्वायर भी आता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम इस x की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लेके यहाँ लिख लेंगे, ये x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर बेटा हमें fx और fx का स्क्वायर चाहिए होता है, ये f है और ये x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा यहाँ लिख दो। सारा काम कैलकुलेटर का है। उसके बाद फिर क्या है, fx का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये f है और ये x का स्क्वायर है, हमने पहले से बना के रखा हुआ x का स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, 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 इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा यहाँ लिख दो। यानी यहाँ पर भी टोटली काम किसका, कैलकुलेटर का काम है, सही है। उसके बाद बेटा यहाँ पे इन सब वैल्यूज का सम लेके यहाँ लिख दो और इन सब वैल्यूज का सम लेके यहाँ लिख दो। यहाँ पर मैंने लिखा सम ऑफ fx, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ fx का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मालूम करेंगे रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर ये पहली क्लास है और ये आखिरी क्लास है। पहली क्लास की लोअर लिमिट और आखिरी क्लास की अपर लिमिट ये माइनस की जाती है। ये 100 और ये 160, दोनों को माइनस करोगे 60 आएगा, ये आपके पास रेंज आ गई है। उसके बाद मेरे बच्चों आपने निकालना है इसका मीन। मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब सम ऑफ fx हमने निकाल कर रखा हुआ, ये देखिए सम ऑफ fx है, ये सम ऑफ ये fx ये 3810 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है, तो यहाँ पे 30 पुट करेंगे बेटा, डिवाइड करो 127 आ गया, ये आपके पास मीन आ गया। उसके बाद फिर आ जाएंगे दोबारा जी वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो और इस टेबल से देख के ना इनकी वैल्यूज पुट करो। सम ऑफ fx का स्क्वायर, देखो ये fx का स्क्वायर है, यहाँ पे इसका सम लेंगे, ये वाला ये है इसकी वैल्यू सम ऑफ fx का स्क्वायर की, ठीक है, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है, इसी तरह माइनस सम ऑफ f(x), ठीक है, ये f(x) की वैल्यूज का सम है, ये देखें सम ऑफ f(x), तो ये मेरे बच्चों आपके पास आ जाएगा 3810। तो यहाँ पे आपने लिखिए जी 3810 डिवाइडेड बाय 30 जो कि फ्रीक्वेंसी का सम है, इसको पहले डिवाइड करोगे फिर उसका स्केल लोगे, ठीक है, तो मिलेंगे वैल्यू 16129, इसको इससे डिवाइड करोगे मिलेगा 164.11.67, दोनों को कैलकुलेटर से माइनस करो तो आपके पास बेटा वेरिएंस आ जाएगी 282.67, ये वेरिएंस आ गई। जब वेरिएंस आ गई तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों, आपने सिंपली वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे 282.67 का स्क्वायर रूट लिया तो मिला 16.81, ये मेरे बच्चों आपके पास आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है, वो जो कि बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इस केस के अंदर जो आपको मिल रही थी वो 16.81 मिली है और इस केस के अंदर जो मीन की वैल्यू मिली है वो 127 मिली है, तो ये 127 ये 16.81 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो बेटा आएगा 13.24%। अब देखें ये इसका आगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और ये इसका था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो छोटा है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट जो है वो ऑपरेशन थिएटर में है उनके ब्लड प्रेशर में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बताता है कि कितने परसेंट उसके अंदर चेंजेस आएंगी। तो अब क्योंकि इसके अंदर कम चेंजेस आएंगी परसेंटेज के मुताबिक और इसमें ज्यादा परसेंट चेंज आएंगी, इसका मतलब है कि इस डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है, इस डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती बल्कि इसके अंदर ज्यादा वेरिएशन है। इस बेस के ऊपर आपने इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करना है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है लो सीवी मीन्स हाई कंसिस्टेंसी, और जो यहाँ पर इसमें जो है वो आपके पास बड़ी वैल्यू है ये सीवी की, ठीक है, देयर इज मोर वेरिएशन इन द ब्लड प्रेशर ऑफ द ओपीडी पेशेंट्स, ठीक है, जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड प्रेशर में ज्यादा वेरिएशन आ रही है देन ओटी पेशेंट्स, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर हमने यहाँ पे रिजल्ट्स लिखे। इट इज क्लियर दैट द सीवी इन द यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इन द ऑपरेशन थिएटर पेशेंट्स इज लेस देन द सीवी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ओपीडी पेशेंट्स, ठीक है, यानी ओपीडी पेशेंट और ऑपरेशन थिएटर वाले पेशेंट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ऑपरेशन थिएटर वाले पेशेंट का कम है, उनके ब्लड प्रेशर में कम चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। ओके, so BP of the OT patients show more consistency and BP of the OPD patients show more variation, ठीक है। तो जो इन जिसमें CV की वैल्यू कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है और जिसमें CV की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा वेरिएशन को शो कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, Khola want to forecast the temperature for the next week for Jhelum and Indiana। खोला जो है वो आने वाले वीक में टेम्परेचर को प्रेडिक्ट करना चाह रही है दो सिटीज में, जेहलम में और इंडियाना में। शी हैज हिस्ट्री ऑफ अ वीक
फॉर बोथ सिटीज, दोनों सिटीज के लिए, दोनों शहरों के लिए एक वीक की हिस्ट्री उसके पास मौजूद है जो कि यहाँ पर शो की गई है टेबल की फॉर्म में। ठीक है, नंबर 1 फाइंड मीन ऑफ बोथ डाटा, इन दोनों में हमने मीन मालूम करना है। नंबर 2 वेरिएंस ऑफ बोथ डाटा, वेरिएंस मालूम करनी है। ठीक है, आल्सो कमेंट ऑन पॉसिबल प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट वीक टेम्परेचर फॉर बोथ सिटीज। अब इन दोनों शहरों के लिए जो आने वाले वीक में टेम्परेचर है, जो भी पॉसिबल टेम्परेचर है उसको आपने प्रेडिक्ट करना है। ठीक है बेटा, तो अगेन ये फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन आपके पास आ गया। यहां पर भी आप यूं समझिए कि एक सवाल के अंदर 2 सवाल दे दिए गए हैं। ठीक है, एक ये आपके पास डाटा सेट है, एक ये डाटा सेट है, एक जो है वो जेएलएम के लिए है और एक इंडियाना के लिए। ठीक है बेटा, इन दोनों के लिए बेटा आपने एक तो मालूम करना है जी मीन टेम्परेचर, और दूसरी चीज आपने बेटा मालूम करनी है यहाँ पे इनमें वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फिर आपने प्रेडिक्ट करने के आने वाले वीक में टेम्परेचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी जेएलएम को। अब ये हमारे पास टेम्परेचर की क्लासेस हैं 96 से 100, 101 से 105। ठीक है, और नीचे आपके पास नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, 2 दिन इतना टेम्परेचर रहा, इसके दरम्यान में 3 दिन इसके दरम्यान टेम्परेचर रहा, एक दिन ऐसा रहा और एक दिन ऐसा रहा। ठीक है बेटा, ओके जी, तो आपने यहाँ पर क्लास शो कर दी टेम्परेचर की 96 से 100, 101 से 105, 106 से 110, 110, फिर 111 से 115 तक। ये आ गए टेम्परेचर की क्लासेस। उसके बाद कितने दिन इस टेम्परेचर में रहा, कितने दिन इस टेम्परेचर में रहा ये वीक। ठीक है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी आई थी, क्योंकि इस क्लास के अंदर 2 दिन, ठीक है ना, यानी इस टेम्परेचर रेंज के अंदर 2 दिन रहे, तो ये जो 2 है ना वो दरअसल इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की। 3 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 1 इसकी फ्रीक्वेंसी, 1 उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गया आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हमने मालूम करनी है वेरिएंस का फॉर्मूला बार बार बता के अब मैं थक चुका हूं बेटा। इसके अंदर आपको x चाहिए होता है, x का स्क्वायर चाहिए होता है, fx की प्रोडक्ट चाहिए होती है, fx की स्क्वायर की प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो ये चीजें पहले मालूम करो। सबसे पहले x मालूम करते हैं। x कैसे आता है, ये जो आपका क्लास होती है ना इस टेबल के अंदर, उसमें ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं। सबको आपने ऐसा ही करना है और आपको एवरेज मिल जाएगी, उसको मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट आ गया। कैसे, इसको इसमें जमा करके 2 पे डिवाइड, इसको इसमें जमा करके 2 पे डिवाइड, इसको इसमें जमा करके 2 पे डिवाइड, इसको इसमें जमा करके 2 पे डिवाइड। ठीक है, ओके जी, तो ये हमारे पास आ गए सारे के सारे वो मिड पॉइंट जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर x का स्क्वायर भी चाहिए होता है, इन सब का स्क्वायर लेके लिख लो। ये मैंने इन सब के स्क्वायर लेके लिख लिए। ठीक, कैलकुलेटर का सारा काम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा आपने देखा कि f और x की प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो ये रहा f और ये रहा x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। ठीक, अच्छा काम कैलकुलेटर का। उसके बाद फिर fx का स्क्वायर, तो ये f है और ये x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमें x का स्क्वायर चाहिए था, हमने पहले x का स्क्वायर बना के रखा हुआ, यानी इन x की वैल्यूज का स्क्वायर लेके हमने यहाँ रख दिया था। अब ये f और ये x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, ये f और ये x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, ये f और ये x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, तो ये fx का स्क्वायर भी आ गया। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ fx का स्क्वायर है और सम ऑफ fx है। ठीक है, तो ये सारे fx है, इन सबको जमा करो तो ये आ गया सम ऑफ fx। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा सम, तो यहाँ से आया सम, यहाँ पे f(x), तो इस बॉक्स के अंदर सम ऑफ fx आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये सम ऑफ fx की वैल्यू आ गई। उसी तरह से फिर सम ऑफ fx स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ से आया सम, यहाँ पे आया x का स्क्वायर, इन सब वैल्यूज को जमा करके कैलकुलेटर में टोटल करके यहाँ लिख लो, तो ये बेटा सम ऑफ fx स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ओके जी, तो अब आपने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे सम ऑफ fx स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू है सम ऑफ fx स्क्वायर की। देखो सम ऑफ fx स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी और ये सम आ गया हमारे पास 7। ठीक है, फिर माइनस की जगह माइनस fx का सम, ये fx की वैल्यूज आ गई। सम ऑफ fx, ये वाला डब्बा 726 आ गया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 7, उसका स्क्वायर ले लो। अब आगे इसको इससे डिवाइड करो, ये आंसर आएगा। इसको पहले इससे डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लोगे तो मिलेगा 10,755.76, फिर दोनों को माइनस करोगे तो मिलेगा 25.38। ये आपने बेटा वेरिएंस निकाली इस डाटा के अंदर। अब आपने मीन निकालना है। मीन निकालना बहुत आसान, ग्रुप डेटा में मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ fx की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये सम आ गया, जैसे fx आ गया इस बॉक्स में 726 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 7 डिवाइड करो 103.71। ठीक है, इसके साथ यूनिट भी लिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर है आपके पास, तो लीजिए जी हम इसको फ़ारेनहाइट में लिख देते हैं। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, उसके बाद फिर दूसरे टेबल पे आ जाओ। ठीक है, ये एक सिटी का था जो कि जेएलएम था। दूसरा सिटी है आपके पास इंडियाना। इंडियाना में आपके पास जो टेम्परेचर
कि क्लासेस आ रही 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, तो ये हमारे पास क्लासेस बन जाएंगी ये, ठीक है, टेम्परेचर की, ये हमने क्लासेस बना ली। अब कितने दिन जो है ये इस रेंज में टेम्परेचर रहा, 3 दिन, कितने दिन इस रेंज में रहा, 1 दिन, कितने दिन इस रेंज में रहा, 2 दिन, कितने दिन यहाँ रहा, 1 दिन। तो ये मेरे बच्चों आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो कर दी इसकी, ठीक है, 3, 2, 1, क्योंकि ये जो इस क्लास के अंदर जितने दिन टेम्परेचर रहा ना, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। तो ये मेरे बच्चों सब फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स निकालना। वो कैसे निकालते हैं, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। ये 51 और ये 60 दोनों को जमा कर लो और उसको 2 पे डिवाइड करो, 55.5 आएगा। 61 70 को जमा करके 2 पे डिवाइड करो, 65.5 आएगा। 71 प्लस 80 को जमा करके 2 पे डिवाइड करो, 75.5 आएगा। 80 प्लस 90 को जमा करके 2 पे डिवाइड करो तो 85.5 आएगा। ये आपके पास बेटा x की वैल्यूज आ गई। अब आपको यहाँ x का स्क्वायर चाहिए होता है, तो पहले ही इस x की वैल्यू, इसका स्क्वायर लेके रख लो। इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये मैंने कैलकुलेटर से निकाल के रख लिए। उसके बाद मेरे बच्चों क्या करना हमने, अब देखो हमें यहाँ पे fx चाहिए होता है, तो ये रहा f और ये रहा x। f को x से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू, ठीक। उसके बाद fx का स्क्वायर भी चाहिए होता है, तो ये रहा x का स्क्वायर और ये रहा f, तो f को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। फिर उसके बाद इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो, ठीक है, होगी। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे सम ऑफ fx का स्क्वायर है और सम ऑफ fx है, तो ये देखो ये fx की वैल्यू सबको जमा करके टोटल यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने मेंशन किया है सम ऑफ fx, तो ये बॉक्स बनता है 468.5। तो ये इस सम ऑफ x की वैल्यू 468.5 इस वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो और डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो यहाँ 7 पुट कर दो। इसी तरह सम ऑफ fx का स्क्वायर, तो ये आ गई आपके पास fx के स्क्वायर की वैल्यू। इन सबको जमा करो कैलकुलेटर में और ये वैल्यू मिलेगी आपको। अब देखो सम ऑफ fx का स्क्वायर, तो ये वाली जो वैल्यू है वो उसको रिप्रेजेंट करती है बेटा। तो आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखी थी 32241.75 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 7 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करो, मिलेगा 4605.96 माइनस इन दोनों को पहले डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लो, वो मिलेगा 4479.62। अब उसके बाद मेरे बच्चे इन दोनों को आप करोगे माइनस, माइनस करने के बाद जवाब मिलेगा 126.34, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर मीन भी निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डेटा के अंदर, सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो सम ऑफ fx तो हमने निकाल के रखा हुआ है, ये रहा सम ऑफ fx इस बॉक्स में 468.5, ठीक है। तो उसके बाद नीचे क्या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो आपके पास 7 आ गई, ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे 66.92, ये मेरे बच्चे आपके पास मीन जो है वो टेम्परेचर आ गया, ठीक है। मैं इसके साथ इसका यूनिट भी लिख देता हूँ फ़ारेनहाइट में, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ये दोनों तो हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आ गए हैं, एक जेहलम है और एक इंडियाना है। यहाँ पर मैंने उसके रिजल्ट लिखे हैं कि जेहलम में जो मीन टेम्परेचर है वो 103.7 फ़ारेनहाइट और इंडियाना में जो मीन टेम्परेचर है वो 66.92 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसमें जो जेहलम में जो वेरिएंस आ रही है वो 25.38 आ रही है और यहाँ पर इंडियाना में जो वेरिएंस आ रही है वो 126.34 है, मतलब हाई वेरिएंस, ठीक है। तो याद रखो जब हाई वेरिएंस होती है तो वहां पर फिर आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी लो वेरिएंस होगी उतना अच्छे से आप टेम्परेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बात समझ गए हो। जैसे मैं कहता हूं ना कि एक डाटा जो है वो बहुत ज्यादा बिखरा होता है ना, उसकी वेरिएंस हाई आती है। जो डाटा बहुत ज्यादा क्लोज होता है उसकी वेरिएंस कम आती है। लेकिन अगर डाटा बहुत ज्यादा क्लोज है उसकी वेरिएंस कम है, इसका मतलब है कि कोई भी जो वैल्यू आ रही होगी वो आपके एवरेज टेम्परेचर से आसपास ही आ रही होगी। जो भी आपका एवरेज या मीन टेम्परेचर है ना उसके आसपास का कोई टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन जब वेरिएंस बहुत हाई होती है तो फिर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में जो है ना वो आने वाले वीक में कैसा टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसलिए एक पॉइंट अच्छे से याद रख लो, हाई वेरिएंस पे नेक्स्ट प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये यहाँ पे जो चेंज आ सकता है वो बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो अब मीन टेम्परेचर है ना इंडियाना में वो 66.92 है, अब वेरिएंस 126.34 है, बहुत हाई वेरिएंस है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप आने वाले दिनों में टेम्परेचर क्या होगा वो गैस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके गैस किए में ना थोड़ा बहुत फर्क हो जाना चाहिए। मतलब आपने बताया चलो जी कल 70 फ़ारेनहाइट स्केल होगा तो वो 71 हो जाए 72 हो जाए फिर तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आपने प्रेडिक्ट किया हो कि कल चलेगा 70 और कहीं हो वहां पे 100 फ़ारेनहाइट, ऐसा नहीं चल सकता। तो जब आपकी हाई वेरिएंस होती है तो फिर आप नहीं गैस कर पा रहे होते कि आने वाले दिन में क्या क्या जो है वो टेम्परेचर होगा। इसलिए इंडियाना में तो हम टेम्परेचर को गैस कर ही नहीं सकते। रीजन हाई वेरिएंस, नहीं पता, वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है टेम्परेचर की, ठीक है। लेकिन जेहलम की बात करें तो यहां पर जो वेरिएंस है वो जस्ट 25.38, इसके मुकाबले में बहुत ही कम है। ये 126 है और ये 25,
0.38, ठीक। यहाँ पे लो वेरिएंस है। जब लो वेरिएंस है इसका मतलब डाटा का फैलाव ज्यादा नहीं होगा, जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो एवरेज से करीब करीब आएंगी। तो अब एवरेज टेम्परेचर 103.7 फ़ारेनहाइट है ना, तो अब आने वाले वीक में भी इसके आसपास ही कुछ टेम्परेचर होगा, कोई बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे बच्चों यहां पर इसके अंदर आप टेम्परेचर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले वीक में मे बी आप 104 कह दो, 105 कह दो, 106 कह दो, इसके आसपास कोई भी एक वैल्यू कह दो, या आप बेहतर है यूं लिखो कि वैल्यू जो है वो क्लोजर टू द मीन वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैंने यहां पे कमेंट कर दिया इसके बारे में। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट टेम्परेचर इन द इंडियाना ड्यू टू हाई वेरिएंस दैट इज एस स्क्वायर इज इक्वल टू 126.34. Okay, in JLM variance is low, so temperature will be consistent and it is nearly 105, यानी इसके आसपास 105, 104, 103 इसके आसपास कोई वैल्यू लिख दो। अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्लोजर टू द मीन वैल्यू, यानी कि वो आपके मीन वैल्यू के आसपास ही होगा। मीन वैल्यू कितनी है जी आपके पास 103 है ना, 103.7 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसके आसपास ही 104 हो सकती है, 105, 106, 107, बस इसके लगभग करीब करीब जो है वो टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा वो उसमें दूर नहीं जा सकता या बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वेरिएंस ही बहुत लो है, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरह से हम गैस कर सकते हैं जो इसमें JLM है उसमें टेम्परेचर आने वाले वीक में, लेकिन गैस नहीं कर सकते इंडियाना में, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।